ओके चलिए फिर सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। हर्षदा वीडियो में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। मार्केट्स के लिए आज फिर से एक शानदार दिन, और ख़ास तौर से उनके लिए जो इस पोजीशन को लगातार और बिना डरे कैरी कर रहे थे। पोजीशनल ट्रेडर्स के लिए एक फिर से एक शानदार दिन मार्केट में। और डे ट्रेडर्स को भले ही निफ्टी में कुछ ना मिला हो, एक्चुअली डे ट्रेडर्स तो आज शायद लॉस में ही रहे हो। हाँ, एक चीज़ है, बैंक निफ्टी ने आज डे ट्रेडर्स को भी पैसा बना कर दिया है। बैंक निफ्टी ने आज फ्रेश एंट्री का मौका भी दिया इनफैक्ट। और देखिए आज बैंक निफ्टी में बहुत शानदार चार्ट है, ये बहुत प्यारा चार्ट है इंट्राडे में। और जिन्होंने लॉन्ग पर भरोसा किया उनको तो रिवॉर्ड कर ही रहा है मार्केट। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में आपको आज फ्रेश एंट्री मिले, आपने वो ली, तो वहाँ से भी मार्केट ने आपको अच्छा रिवर्स लिया। इनफैक्ट 300 पॉइंट की रैली हुई है बैंक निफ्टी में सुबह के लो से। निफ्टी वहीं है जहाँ खुला था, लेकिन बैंक निफ्टी सुबह के लो से करीब 300 पॉइंट रिकवर कर चुका है। तो ये मार्केट की लीडरशिप पॉकेट के लिए एक शानदार न्यूज़। हर्षदा वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। अब जिस तरह की तेजी बनी है, 26,000 पर तो हम पहुंच ही गए हैं, लेकिन क्या ये एक वन वे नॉन स्टॉप टिकट है 27,000 की तरफ? क्या उसी मकसद के साथ काम करना चाहिए अब? देखिए, वन स्टेप एट ए टाइम। 25,900 से 26,000 का एक थोड़ा सा कंजेशन है, माइनर कंजेशन है। आज सुबह का हाई भी वहीं था 25,925 के करीब। फोर्स के साथ अगर आपने 26,000 निकाल दिया तो हाँ, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर थोड़ी सी मार्केट में और तेज़ी हो सकती है। और अब आपको अपना स्टॉप लॉस बेसिकली बढ़ाकर 25,700 पर ले आना है, और मार्केट में लॉन्ग रहें, और 25,750 तक की जो भी गिरावट आए उसमें बेसिकली आप पोजीशन जोड़ें। तो ये इस समय निफ्टी की अप्रोच रहेगी। और जहाँ तक बात बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी में मेरा ये मानना है कि अब 55,000 तक की एक तेज़ी की शुरुआत हुई है यहाँ पर, और एक्सपायरी से पहले 54,500 से 55,000 तक के मोस्ट पॉसिबल हैं। निफ्टी बैंक में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि आज डे ट्रेडर्स को भी निफ्टी बैंक ने फ़ायदा पहुँचाया है। तो लॉन्ग रहें, और एक डे का स्टॉप लॉस, एक जो आज का डे लो है उसका एक स्टॉप लॉस रखें 53,741 पर। अनुज, निफ्टी पर एक थोड़ा सा मेरा फॉलो अप है। कंसिडरिंग इट्स कंजेशन जोन में ही हम फंसे हुए हैं, ये 25,900 से 26,000, तो क्या 26,000 पार करने के बाद ज्यादा कन्विक्शन के साथ तेजी करना, उसमें समझदारी रहेगी? देखिए हर्षदा, क्या 900 पॉइंट जाने दीजिए? नहीं, इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। इसमें ना, हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हम फ्राइडे को 350 पॉइंट ऊपर थे। ठीक है, 350 पॉइंट ऊपर होने के बाद आज अगर निफ्टी 150 पॉइंट नीचे भी होता ना, मेरा भी तब भी तेज़ी का रहता। हो क्या गया है कि अब पिछले हफ्ते भी हमने एक दिन देखा था जिसमें 400 पॉइंट ऊपर थे। पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते एक्सपायरी वाले दिन, पिछले हफ्ते फ्राइडे को हमने 400 पॉइंट वाला दिन देखा था। तो हमको 100 पॉइंट के मुंह थोड़े छोटे लगते हैं। हमको ये लगता है कि मार्केट शायद अटक रहा है। मार्केट रोज़ थोड़ा 400 पॉइंट भाग सकता है। अगर रोज़ 400 पॉइंट भागने लगा फिर तो ये मार्केट पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। तो लेकिन हाँ, ये आपका पॉइंट सही है। आई थिंक थोड़ा एल्गो ट्रेडर्स बुक करते हैं, थोड़ा सा मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है जब आप इतने हाई पे पहुँचते हो। जब आप स्पेशली जब आप एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इवन नंबर कोई भी हो, 24,000, 25,000, 26,000, उसके पास पहुँचते हैं, तो एक बार के लिए थोड़ा सा कंजेशन, कंसोलिडेशन आपको मिलता है। वो दो तरीके से निकलता है, या तो गैप से निकल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बंद हो जाएं 25,970, 980 पर, फिर कल आपको एक गैप मिल जाए 150 पॉइंट का, वो उसको निकाल दें। या दूसरा तरीका होता है कि जब हम कहें कि चलो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ रुकावट आ रही है, मार्केट एक बार के लिए 25,800 की तरफ डिप हो जाए, जब ये लगने लगे करेक्शन आ रही है, तब मार्केट एकदम से फिर भागता है। तो दो तरीके हो सकते हैं। जो भी है, इवेंचुअली वो 27,272 आना है। वो जो एक मैंने व्यू लिया हुआ है कि अब की बार 27,272, और वो जो व्यू था वो आई थिंक काफ़ी टाइम से है, करीब आई थिंक 1-1.5 महीने पहले उस पर निफ्टी पर वो व्यू बना था कि अब 27,272 उसकी तरफ हम निफ्टी पर बढ़ रहे हैं। तो ये एक क्लियर कट यहाँ पर अप्रोच रहेगी। जी हाँ, तो कन्विक्शन के साथ इस बाजार में तेजी बनी रहेगी, और आप भी तेजी की तरफ ही बैठे रहिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या दिख रहा है, वायदे बाजार में एक्शन कहाँ है? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। इस वक्त की बड़ी चीज़ जानते क्या है हर्षदा? इनफैक्ट अनुज, दो स्टॉक फ्यूचर्स इनफैक्ट HDFC बैंक को लेके आई है 1758.90 पे। अब ये अपनी करियर की उस कैंडल में एंटर कर रहा है, यानी उस सेशन के प्राइस के लो और हाई में एंटर कर रहा है 3 जुलाई 2024, जब इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। HDFC बैंक नाउ एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। पिछले 20 मिनटों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में सडनली एक मोमेंटम बढ़ रहा है। OI शेड भी हो रहे हैं, यानी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और लॉन्ग साइड पे भी। दो स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, बोथ है डे हाई, अच्छी शॉर्ट कवरिंग। HDFC बैंक में
5% ऊपर इंटरेस्ट शेड हुआ है। तो आप इससे एक जायजा ले सकते हैं या फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की शॉर्ट कवरिंग में आ रही है। ये हो गए बैंक्स, निफ्टी बैंक एट डे हाई। दूसरा स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑल टाइम हाई 1185, और जरा स्क्रीन पे लिखाइएगा, इसने अभी भी आज अगस्त 2021 के स्विंग हाई को काटा। सारे वो स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे शॉर्ट्स कैपिटलाइज कर रहे थे, आपकी स्क्रीन पे ओपन इंटरेस्ट 0.4% कम हुआ, 3.25 लाख शेयर शेड हुए हैं। कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग की ग्रिप में। मैं इसकी 1200 की कॉल की एक्टिविटी देख रहा था, अच्छी एक्टिविटी है वहां पर। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और एक स्टॉक और रखूंगा, दैट्स ABFRL। स्क्रीन पे लेके आइएगा, मूव अच्छा है और करीब करीब 346 पे ये भी अभी अभी अपने करियर के हाईस को टेस्ट करता हुआ। 3 स्टॉक्स, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मैक्स फाइनेंशियल्स और HDFC बैंक। अनुज। बिल्कुल वीरू, बहुत मार्केट में इस समय काफ़ी शानदार मूव्स आ रहे हैं और अब बैंक निफ्टी भी करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया था, एक बार आप लेकर आइए 2 चार्ट्स पैरेलली स्क्रीन पर, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का। आज मैं अब फिर क्यों एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भारती एयरटेल आई थिंक अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, जहाँ पर खुला था उसके आसपास ही बना हुआ है बेसिकली। लेकिन दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया देखिए, वोडाफोन आइडिया कहाँ खुला और अब कहाँ आ गया, फिर से FPO प्राइस के नीचे आ गया। और मैं अभी भी लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अगर नहीं निकले हैं इसमें से, वोडाफोन आइडिया में से, तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा ब्रेवरी नहीं है कि मैं इसी में पैसा बनाऊँगा। तो भले ही चाहें तो एक बार के लिए निकल जाइए, क्योंकि न्यूज़ फ्लो इस तरीके का हो गया ना यहाँ पर। आज का हाई भी देखिए टिक नहीं पाया, इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी, वो 30,000 करोड़ की वो खबर आने के बाद भी अगर स्टॉक आपको 4% भी मूव नहीं दे पा रहा, और वो भी इसलिए सुबह चल गया था क्योंकि बैन में था और लोग शॉर्ट थे, तो इसके लिए एक बार के लिए मूव आ गया था यहाँ पर। तो इसके लिए मैं फिर बार बार एक चीज़ रिट्रेट कर रहा हूँ। इधर देखिए भारती का चार्ट कितना प्यारा है। तो अभी भी मेरा यही व्यू रहेगा कि गैम्बलिंग ना करें। हाँ, अगर इसमें कोई पॉजिटिव खबर आ गई तो उसके बाद दोबारा भले ही 15 पे री एंट्री कर लें या 20 पे री एंट्री कर लें, एक बार क्लैरिटी आ जाने दे, ज़बरदस्ती का जिसे कहते हैं ना कि एक होप ट्रेड में ना लेके बैठे रहे उसको। तो बेसिकली ये आपने स्टबर्न ट्रेड नहीं लेना है। अब भारतीय में ज़्यादा कंफर्ट है, उसके साथ जाइए, वोडाफोन को आप अवॉइड करिए। चलिए फटाफट से आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर जानकारों का पैनल भी एकदम तैयार है आपको सलाह देने के लिए। आज मार्केट में क्योंकि मोमेंटम अच्छा खासा है, तो ट्रेंडिंग काउंटर्स में आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे वो तेजी वाले ट्रेड्स। पहले लेकर आते हैं वो M&M, देखिए आज 3% ऊपर। आज वैसे ऑटो इंडेक्स और PSU बैंक इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा धमाल मचाई है। SBI में 2.5% से ज़्यादा की तेजी। ONGC, बजाज ऑटो ये दूसरे गेनर्स है, विनर्स हैं आज के कारोबार के। मिड कैप साइड पर AB फैशन एंड रिटेल 6% भागा। प्रॉपर्टी स्टॉक्स में आज जोरदार तेजी है, गोदरेज प्रॉपर्टी लीड कर रहा है उस मूव को। ग्लेनमार्क फार्मा, एक तो USFDA की तरफ से क्लीन चिट मिलना, इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई तो डबल वैमी है, और 4% के गेंस इंडस टावर में भी बनते दिखाई दिए। इस पर भी कुछ ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। दूसरी तरफ आप देखिए आइशर, डीवीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स अब थोड़े से बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर पिछले हफ्ते जोरदार खरीदारी थी। और फार्मा कंपनियों में एल्केम, सिंजीन में बिकवाली है। नैल्को, कॉनकॉर भी आज थोड़ा सा गिरावट दिखा रहे। कॉनकॉर में तो ऑफकोर्स 2 ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है, उसका ज़्यादा असर बनता दिखाई दिया है। ये है फिलहाल अब तक का हाल मार्केट का। लेकिन यहाँ से अब ट्रेड क्या लेना है, इस पर फंडामेंटल्स राय देंगे शरद अवस्थी। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और अमित सेठ हैं। 2:20 पर रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस रहेगा। तगड़ी डिमांड देखने को मिली अक्रॉस द कंट्री। कॉर्पोरेट स्कैन में हम बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल से। 2:30 पर यतिन आपको बताएंगे भारत पर कितना बुलिश अब हो चुका है जेफरीज। 2:35 पर दीपाली हमारे साथ जुड़ेंगी। प्राइमरी मार्केट का एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक लंबी फहरिस्त है उन कंपनियों की जो बाजार में पैसे रेस करने के लिए आएंगी। कितना बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, उस पर एक डिटेल्ड अपडेट। 2:45 पर कंचन आपको बताएंगी कि कैसे कंजम्पशन डिमांड पूरी तरह से बदल रही है भारतीय बाजारों में। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान जुड़ेंगे। फिर यतिन को दोबारा जोड़ेंगे डीलिंग रूम के चेक के साथ। BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है और चलते हैं पैनल के पास और ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है वो है सीमेंट पैक से JK सीमेंट
4792 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे 4750 पर। मेरे ख्याल से टारगेट 4850 का है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए आजकल में। यस, जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में एक मौका आपके लिए गाबा जी ने पिक किया है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक 2-3 दिनों में कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाया, लेकिन ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हुई है। करंट लेवल्स पे आप बंधन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 211 रुपए के स्टॉप लॉस से, 211 के स्टॉप लॉस से, ये कैश लेवल से, वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी करिए और 222 रुपए 222 के टारगेट आपको सेट करने हैं बंधन बैंक में। चाहे तो 220 वाला अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 12 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में सेट करिए। ओके, बंधन बैंक 220 की कॉल भी आपके पास एक विकल्प है एट द रेट आई थिंक आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करती हुई, और 214.90 पे फ्यूचर्स। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी का ट्रेड रहेगा मैक्स फाइनेंशियल में। एमएफएसएल बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है। अबाउट टाइम ये यहाँ पे 1200 के ऊपर आपको बहुत जल्द ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स में 1160 के स्टॉप लॉस से एमएफएसएल में आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1220 टू 1240। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो अक्टूबर के सीरीज में सेफली आप ले सकते हैं 1200 का कॉल ऑप्शन, जो रफली 47-48 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 35 का रखिए एंड कैन स्टे लॉन्ग ऑल्सो। ओके, स्टे लॉन्ग मैक्स फाइनेंशियल, ये एक अप्रोच हो गई इस समय शिल्पा जी की तरफ से। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा था 5900 में एक ब्रेकआउट आया था। स्टॉक 1 से 2 दिनों का रेस्ट कर रहा था और यहाँ पे वापस एक मोमेंटम देख रहे हैं। इसके आरएसआई इंडिकेटर्स बोथ डेली एंड आर्ली चार्ट्स पे वेल प्लेस है और आज के सत्र में हमने एक नया फ्रेश इसमें स्विंग ब्रेकआउट देखा आर्ली चार्ट्स पे। तो इसे बाय करें, 6000 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 6300 के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड अच्छा खासा हीरो मोटोकॉर्प में 6300 के लिए एक मौका मिल रहा है तेजी का। राजेश सातपुते, आफ्टरनून आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है टाटा पावर पे। मुझे लगता है टाटा पावर में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन ब्रेकआउट। अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका टारगेट बनेगा करीबन 480-485 का। लेकिन क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेड प्लेयर है तो हमें स्विंग करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 445 और इसका तो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 465 टू 470। तो टाटा पावर लुक्स गुड टू मी ऑन द चार्ट। ओके, टाटा पावर आपका ट्रेड यहाँ पे और 455 पे ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पे 5 स्टॉक फ्यूचर्स पिक किया हमने। प्रकाश का बस जेके सीमेंट, मानस ने बंधन बैंक को पिक किया, राजेश सतपुते जी ने टाटा पावर को पिक किया, शिल्पा जी की कॉल रही मैक्स फाइनेंशियल और अमित सेठ जी ने हीरो मोटोकॉर्प को पिक किया। निफ्टी 25,900 की डिजिटरी में अब बात करते हैं आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ से। शरद अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, आपका इस वक्त का कन्विक्शन आइडिया, कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून जी। मेरा कन्विक्शन कॉल होगा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देश की जानी मानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हालांकि पिछले कुछ समय में थोड़ा सा हेडविंड्स रहे हैं दिल्ली में, जिस तरीके से रेन्यूएबल पे शिफ्ट है। बट रिसेंटली जिस तरीके से कंपनी योजनाएं बनाई हैं, खास करके डाइवर्सिफिकेशन में, अलग स्टेट्स में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट जो बसेस ऑपरेट करती हैं इंटर स्टेट, उनको सीएनजी में कन्वर्ट करने की। इसके अलावा यूपी में जो डंपर्स ऑपरेट करते हैं उस रीजन में, उसको सीएनजी में कन्वर्ट करने की, हमें लगता है ये काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट है जो आने वाले समय में उनको काफ़ी फायदा दे सकती है। इसके अलावा सीबीजी वाला जो एक्सपेंशन है वो भी उनको काफ़ी सपोर्टिव रहना चाहिए। तो कंपनी जो टारगेट कर रही है 8.43 एमएमएस सीएमडी से लगभग अगले 1.5-2 साल में 10 एमएमएस सीएमडी ले जाने का, मुझे लगता है अगर वो डंपर वाले वॉल्यूम को ठीक ठाक कन्वर्ट कर पाते हैं तो वहां से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकती है। और जो भी लॉस दिल्ली में इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से होगा वो मोर और लेस इससे कॉम्पनसेट हो जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनी हाइड्रोजन रिलेटेड कुछ एक्सपेंशन पे भी बात कर रही है, प्लांट्स पे, प्लस इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे भी कंपनी काम कर रही है।
तो मुझे लगता है ये जो डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स हैं, सीबीजी प्लांट्स हैं, 1700 करोड़ के आसपास का कैपेक्स FY25 में कंपनी करेगी, तो ये सबका इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा जो अभी एक सबड्यूड एक्सपेक्टेशन है नंबर्स में, वो उतने सबड्यूड नहीं आएंगे। और जैसे जैसे ये ओवरहैंग दिल्ली वाले इलेक्ट्रिफिकेशन का कम होता है और ये जो पैरेलल एफर्ट्स कंपनी चला रही है उसका नंबर्स में असर दिखने लगता है, मुझे लगता है 20 से 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कंपनी के लिए। और FY26 में कमाई करीब 35 रुपए के आसपास आनी चाहिए, तो 35 पे 20 का मल्टीपल भी इनिशियली मिलता है, तो 700 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से इंद्रप्रस्थ गैस। ओके, आईजीएल शरद जी की कॉल है, इट्स 5:45। याद रखिएगा ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, स्विंग ट्रेड है। डायरेक्टर साहब आप लेके देखिए, अभी हम पिछले 2 दिन से ग्लोबल एनवायरनमेंट्स को काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, और जब ग्लोबल एनवायरनमेंट का सवाल आता है तो हम आईटी को, मेटल्स को, और तीसरा जो धड़ा होता है केमिकल्स। एक बार सारे केमिकल स्टॉक्स का चार्ट लेके आइएगा, नॉट एग्जैक्टली इंट्राडे, पोजिशनल चार्ट लेके आइएगा। एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, यूपीएल, अनुज आज स्क्रीन पर एक बहुत ही वीक ट्रेजेक्ट्री से इस पूरे सेक्टर ने शुरुआत करी, बट पूरे दिन रिकवरी। एसआरएफ, यूपीएल और नवीन फ्लोरिन, ये 3 स्टॉक्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नवीन और यूपीएल तो इसमें बहुत वीक स्ट्रक्चर थे। आईटी चला, मेटल्स भी एक दिन चला जब हम कल सुबह शुक्रवार को सुबह बात कर रहे थे। केमिकल्स को पिक करने का पॉइंट है, लग रहा है कि लॉजिकली अच्छा है ये जोन। वीरू, इस समय जो सबसे ज़्यादा मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है वो केमिकल्स में, क्योंकि देखिए एक तो रेट कट का जो एंगल है वो, प्लस क्योंकि चाइना में थोड़ी सी वीकनेस है, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इंडियन कंपनीज यहाँ फेवर में रहेंगी, और बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट एसआरएफ की आपने बात की, एसआरएफ का मैं चार्ट देख रहा था, एसआरएफ ने अभी 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है बड़ी गिरावट के बाद। पिछली बार जब इसने बड़ी गिरावट के बाद 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, तब इसमें 12 से 15% की रैली आई थी। तो मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा केमिकल बास्केट यहाँ से तैयार है 12 से 15% रैली देने के लिए अगेन। लेकिन इसमें आपको अप्रोच क्या रखनी होगी, इसमें आपको बास्केट बनानी पड़ेगी, क्योंकि किसी दिन एसआरएफ चलेगा, किसी दिन नवीन चलेगा, किसी दिन आरती, किसी दिन अतुल, ये सब बीच बीच में डिस्टिंक्शन होते रहेंगे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्पेस जो है यहाँ पर एक बड़ा मूव ओपन हुआ है, और जो 2-3 नाम आपने लिए वो क्लियरली, और एसआरएफ जब चलना शुरू करता है, जैसे मैंने कहा, आज इसका टेक्निकल चार्ट देखिए एक बार, 200 डे मूविंग एवरेज को अभी अभी क्रॉस किया है इसने, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ शायद एक मूव्स की शुरुआत हुई है। अगेन एक और चीज़ होती है ना मार्केट में, आप देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कहाँ अच्छा है, अब कहीं बचा है क्या रिस्क रिवॉर्ड, तो केमिकल्स एक स्पेस है जहाँ पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड शायद आपका थोड़ा सा फेवर में। ये देखिए वीरू, अभी अभी इसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। हाँ, बात करते करते अनुज करीब 10 रुपये का मूव आ चुका है। नाउ इट्स 2443 इन स्पॉट। शिल्पा जी, अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें केमिकल स्पेस पे लीडिंग इंडिकेटर तो आई थिंक तेज़ी का एस्पेक्ट एसआरएफ ही है। आपका व्यू मैम एसआरएफ पर, और अन्य कोई ट्रेड लॉजिक आपका केमिकल्स में? मेरे ख्याल से इट्स एसआरएफ। अरे गजब, 2447 एकदम वर्टिकल राइज हुआ यहाँ पे। शिल्पा जी आपका टेक? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, एसआरएफ पे ही ध्यान है। पूरा बास्केट अच्छा करा, लेकिन एसआरएफ को हमने पिछले 3 दिन से इसको रेकमेंड कर रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2350 इसमें लॉन्ग जाने के लिए, बिकॉज हम लोग देख रहे थे 24 पुट राइटर्स, 2400 पुट राइटर्स आर वेरी एक्टिव। तो यहाँ पे ये जो मूव आया है, मुझे लगता है ये अभी 2500 से 2550 2600 तक के लिए भी जाएगा। तो यहाँ पे आप अभी भी लॉन्ग जा सकते हैं 2380 के स्टॉप लॉस से। अदरवाइज किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो अक्टूबर सीरीज का 2500 का कॉल ऑप्शन जो रफली 60 रुपीज़ में है, आप अभी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 30 शुड डू फाइन एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 100। कि मीनवाइल ये बात करते करते एकदम से बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आया। एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए जरा, इंट्राडे चार्ट बैंक निफ्टी का, और फ्रेश ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर। ये आई थिंक ये फ्रेश ऑल टाइम हाई होना चाहिए मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में 54,126 अब इस समय, और एकदम से मूव आया बैंक निफ्टी में, और उस जी हाँ बिल्कुल नया ऑल टाइम हाई है, और उस मूव को लीड किया एसबीआई ने। एक बार एसबीआई का इंट्राडे चार्ट और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। एसबीआई में एकदम से मूव आया, और बैंक निफ्टी में देखिए एकदम से क्या शानदार मूव आ रहा है अब 54,130। और एचडीएफसी बैंक, और आज ध्यान रखिएगा आज आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, करीब 200 पॉइंट वीरू आईसीआईसीआई बैंक ड्रैग कर रहा है बैंक निफ्टी को, 200 पॉइंट
छोटा नहीं है, 200 पॉइंट ड्रैग कर रहा है बैंक निफ्टी को, उसके बावजूद इस तरीके का मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में। आई थिंक ये एक और शानदार मूव इस समय मार्केट में आता हुआ वीरू। अच्छा अनुज, मैं जब इस कार्यक्रम की शुरुआत करता HDFC बैंक को रीड करके आया था अनुज, 15 जून 2023 ये लेवल लगा था हाई HDFC बैंक का 1760। एक साल बाद, सवा साल बाद, अब जिस तरीके की FIs की बाइंग है, उनकी इंडेक्स में प्लेसमेंट है, पुट शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर कर लिया, HDFC बैंक और निफ्टी के और निफ्टी बैंक के एक साल पहले के लेवल में कितना बड़ा डिफरेंशियल आ गया है। क्या ये मौका है क्या उस डिफरेंशियल को प्ले करने का, जब फाइनली FIs जोश से बैक कर रहे हैं? 1795 वो इसका जो हाई था, जो MSCI के जब वो इंक्लूजन का रास्ता क्लियर हुआ था तब उसने हाई लगाया था, वहाँ से जब स्लिप हुआ था वो मेरे ख्याल से एक लाइन इन सैंड होगी। अगर वो क्रॉस होगा तो बड़ी तेज़ी आएगी। सुबह जो मैंने चार्ट दिखाया था, अगर वो रेडी हो, वो रेशो चार्ट जो था निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक, वीरो कई बार क्या होता है ना, आपको चीज़ें जो है ना वो पिक्चर्स में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं। और ये वो पिक्चर थी जो आप अंडर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। देखिए ये अंडर परफॉर्मेंस है, ये HDFC बैंक वर्सेस निफ्टी का रेशो चार्ट है। और देखिए जब भी इस लाइन पर इसने सपोर्ट लिया है, कोई ना कोई कारण मिल जाता है एक बड़ी रैली के लिए। और आई थिंक फ्रेश शायद मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट मिला और एकदम से बात करते करते बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आया वीरू। बिल्कुल बड़ा मूव, 54,140 माइनस। HDFC बैंक पे आपकी रीडिंग, प्लेसमेंट देखिए शानदार। आई थिंक वो 1690 एक टर्बुलेंस जोन है, लेकिन अब हम फाइनली उस 3 जुलाई की कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं। मानस आपका टेक क्या कह रहा है? और नेक्स्ट मंथ के अगर आपने ऑप्शंस को एनालाइज किया हो अक्टूबर के, तो उसके मुताबिक आपकी रीडिंग क्या है? अभी इनफैक्ट मैं वो स्लाइड नहीं खोल पाया हूँ, बट आपने अगर रीड की हो तो आपका HDFC बैंक पे टेक क्या है? देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि इस बार जो एक रेजिस्टेंस 1770 से लेकर 1780 की रेंज में बना हुआ है, वो इस बार HDFC बैंक डेफिनेटली ब्रेक कर सकता है। अगर नेक्स्ट मंथ के लिए हमें एक टारगेट सेट करना हो HDFC बैंक का, तो वो 1910 रुपए का होगा। करंट लेवल से भी करीब 100 से 125 रुपए तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर अक्टूबर मंथ के लिए एक बेट लेना होगा तो HDFC बैंक का 1800 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 19 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इसमें आपको 100 रुपए तक के टारगेट HDFC बैंक के 1800 के अक्टूबर मंथ के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बात करते हैं रियल्टी स्टॉक्स के। इन दिनों जोरदार एक्शन रहा है। पिछले एक महीने में रियल एस्टेट इंडेक्स 10% से ज़्यादा चला है। फेड के बाद अब RBI की ओर से भी ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद से रियल एस्टेट में बाइंग है। प्लस वैसे भी रियल एस्टेट में पिछले काफ़ी समय से एक बहुत शानदार ट्रैक्शन बना हुआ है। रियल एस्टेट में डिमांड और ग्रोथ कैसी रह सकती है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जुड़े हैं। सिग्नेचर ग्लोबल की लिस्टिंग के भी 1 साल हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इस दौरान कंपनी का स्टॉक प्राइस 225% भागा है लिस्टिंग के बाद। तो प्रदीप जी गुड आफ्टरनून। काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करें आपने पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन जो इस समय माहौल है उसको देखकर लग रहा है कि क्या आगे भी इस तरीके के रिटर्न जनरेट हो सकेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज मार्केट में डिमांड बनी हुई है, जिस तरीके का एक वॉल्यूम मार्केट में क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में भी इस टाइप के जो यानी जो नंबर्स हैं, जो भी आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं और करेक्ट कर दूं इसे, इन टर्म्स ऑफ आज करंट प्राइस के ऊपर लगाएं तो जिस प्राइस पे हमने IPO किया था वो प्राइस था 385 और आज लगभग 4 टाइम ये IPO के प्राइस से हो चुका है। सो जो भी हमारे निवेशक हैं, मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन हुई है और मुझे लगता है उनका एक भरोसा ही है जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में जिस तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक नए बूम की तरफ चल रही है, तो ऑफ कोर्स क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में फिर से ऐसे रिटर्न आपको दिखाई दे। ओके, इस समय ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जो पिछली बार हमारी बात हुई थी उसके बाद से किस तरीके की ऑन ग्राउंड सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आई है या फिर क्या कंसोलिडेशन आया है? सो देखिए अनुज जी, जो डिमांड है उसकी सिचुएशन ये है कि डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, सप्लाई भी है, क्योंकि अभी आप रिसेंटली रिपोर्ट देखें तो काफी अच्छा नंबर, लगभग 23% से ज्यादा कंपेयर टू लास्ट ईयर जो नए लॉन्चेस है वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज हुई है। और खास करके जो मिडिल सेगमेंट है जहां पर टिकट साइज
दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में वहां पे डिमांड सबसे ज्यादा इस वक्त बनी हुई है। एक खास करके ऐसे मिडिल क्लास जो अभी पीछे आप देखें कि लग्जरी की डिमांड जैसे बहुत ज्यादा बनी हुई थी, तो ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे कि बाजार में 2 से 4 करोड़ के सेगमेंट को के फ्लैट्स मिल पाए। सो अभी सिग्नेचर ग्लोबल ने कुछ ऐसी इन्वेंट्री जनरेट की है। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जो सोहना रीजन में है, जिसका टिकट साइज लगभग 2 करोड़ है और टोटल जो इन्वेंट्री है हमारे पास उस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 3000 से ज्यादा फ्लैट्स की है। तो एक काफी बड़ी इन्वेंट्री हमने क्रिएट की है मिडिल सेगमेंट के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ एक अच्छा खासा नंबर हम आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इसके लिए जनरेट कर पाएंगे। पता नहीं प्रदीप जी, समझ में नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे करूं। मतलब ये प्रतिष्ठा का विषय है या फिर अब हमको चुनौती दे रहे हैं। मिडिल क्लास 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में, है ना, गजब। खैर ऐसे छोड़िए, मैं इस पे आऊँगा, लेकिन ये बताइए, नोएडा में आप आ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं नोएडा में, इसके लिए आपने कुछ अमाउंट का प्रोविज़न किया है। नोएडा को लेकर आपकी योजना क्या है? क्या लैंड आइडेंटिफाई कर लिया आपने? सो देखिए, नोएडा एक बहुत पोटेंशियल की मार्केट है ऑफ कोर्स, और क्योंकि अभी तक जितना हमारा कंसंट्रेशन था वो गुरुग्राम मार्केट पर बना हुआ था, और अभी भी जिस तरीके की हमारे पास ऑलरेडी फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट हैं लगभग जो गुरुग्राम में 30 मिलियन से ज्यादा के हैं, तो हमें लगता है कि नोएडा एक ऐसी मार्केट है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो काफी डेट पोजीशन भी हमारी काफी ज्यादा स्ट्रांग है कि लगभग 1000 से नीचे करोड़ का हमारा डेट इस वक्त चल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर नोएडा मार्केट इस वक्त हम टेस्ट करें सो जरूर हमारे को वहां पे कोई सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन क्योंकि आजकल जैसा देखा होगा आपने कि जो अथॉरिटी है वो लैंड ऑक्शंस कर रही है, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले वक्त में जरूर हम आपके पास ऐसी चीज लेकर आएंगे कि यस, नोएडा में भी हम अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। 2025 में शायद एक खुशखबरी जरूर हम आपको दे दें। नहीं, अगर आपने खुशखबरी देने की बात कही है तो मैं बता रहा हूँ कि आपने लैंड वाकई आइडेंटिफाई कर लिया होगा, बट लाइकली टू बी कहाँ? आई मीन नोएडा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सटेंशन, किस तरफ लाइकली टू बी? तो देखिए, नोएडा ही अभी हमारा फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि अभी जो और मार्केट है वो थोड़ा फार है, आप भी समझते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे ऑफ कोर्स काफी चर्चा का विषय है क्योंकि तेजी काफी ज्यादा आई है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा डेवलप होने में भी वहाँ टाइम लगेगा। तो एज ए पर्सन मेरी राय है, एज ए कंपनी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी हम नोएडा जो मेन मार्केट है वहीं कुछ टच बेस करेंगे। तो मैं वीरू की सहूलियत के लिए भी दूसरा फॉलोअप पूछना चाहूंगी, ये भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे या फिर आप अफोर्डेबल सेगमेंट पर ही टारगेट कर रहे हैं नोएडा मार्केट में जो आप नई प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे? सो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, नोएडा मार्केट के अंदर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लाना पॉसिबल नहीं है। सो ऑफ कोर्स वहां पर जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट होगा वो लगभग 4 से 5 करोड़ की सेगमेंट में ही होगा। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग तो अब गुरुग्राम में भी लाना अनवाइबल हो चुका है, क्योंकि लैंड प्राइजेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर गए, रॉ मटेरियल्स है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो एक्चुअली ऑनेस्ट जो मैं अगर आपको कहूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर से जिसका टिकट साइज 50 लाख रुपए तक का था, वो अब कहीं ना कहीं मार्केट से ऑलमोस्ट ना के बराबर उसकी इन्वेंट्री रह गई। एक अंदाजा अगर दे सके अग्रवाल साहब, रफली रियलाइजेशंस FY25 में कितनी और इम्प्रूव होने की गुंजाइश है? क्योंकि हर दूसरा बिल्डर एक नई प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है, तो सप्लाई की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद पिछले साल रियलाइजेशंस में लगातार इम्प्रूवमेंट था। तो क्या इस साल इस FY25 वाले साल में भी आपको वही नजर आ रहा है, और रफली औसतन कितनी रियलाइजेशन और बढ़ेगी? देखिए, अगर आप पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर हमारी रियलाइजेशन रही है उससे कुछ ना कुछ इंक्रीज होकर ही आएगी, क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर जो हमारी रियलाइजेशन थी वो लगभग 12,000 से कुछ कम थी। इस साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो 12,000 से ज्यादा ही होगी। लेकिन एक मैं चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा इस वक्त है। आपने कहा कि हर दूसरा डेवलपर नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, लेकिन आज का जो कस्टमर है उसकी जो चॉइस है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंट्रिक हुई है जितने भी ब्रांडेड डेवलपर्स हैं उनकी तरफ। तो यही एक रीजन है कि जो भी हम जैसे जो डेवलपर्स हैं उनके पास जो कस्टमर का एक रुझान है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। अच्छा प्रदीप जी, देखिए खैर हंसी मजाक अपनी तरफ, लेकिन आज की डेट में भी 2 से 4 करोड़ हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से तो
95 to 97% लोगों की लिमिट के बाहर होगा। तो क्या अब हम एक स्टेज में पहुंच रहे हैं जहां रियल एस्टेट सिर्फ एक टॉप के 3-4% के लोगों के लिए क्वालिटी रियल एस्टेट रह गई है सिर्फ? सो अनुज जी, मैं इस बात को ऐसे आपका आंसर करना चाहूंगा कि देखिए, जो गुरुग्राम मार्केट है उसमें जो टोटल इन्वेंट्री पर ईयर की जो आज की लॉन्चिंग है वो लगभग 15 से 16,000 यूनिट की टोटल ही प्रोडक्शन है। आप ये देखिए, दिल्ली एनसीआर जहां 4 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, और खास करके दिल्ली जैसा शहर जहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, उसके बाद मुझे लगता है गुरुग्राम एक ऐसा एरिया रह जाता है जो एस्पिरेशन भी है लोगों के लिए घर लेने के लिए। सो उनके लिए बेस्ट जो चॉइस है वो गुरुग्राम है। और 15-16 हजार की इन्वेंट्री मुझे नहीं लगता कुछ भी होती है। आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये इन्वेंट्री अगर बढ़ के 25 से 30 हजार भी होती है तो भी जो डिमांड है वो एज इट इज बनी रहेगी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो लेने वाले जो बायर्स हैं वो इस देश के अंदर जिस तरीके जो पॉपुलेशन है उसमें 3 से 4% लोग ही इसको ले पाते हैं। लेकिन जो होम लोन है, मुझे लगता है कि उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले इसके अंदर किया है। आज हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जो जॉब करते हैं उससे वो कहीं ना कहीं अपनी ईएमआई दे पाते हैं। तो अभी तक का जो जिस तरीके का मार्केट में डिमांड चल रहा है, तो मैं बहुत मेरा मतलब होपफुल हूं कि आने वाले वक्त में जो डिमांड है अभी बनी रहेगी। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से लिस्टिंग का 1 साल कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, चलिए इस पर बात करते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है रियल एस्टेट पर इस समय आपका, और अगर सिग्नेचर ग्लोबल आपने ट्रैक किया हो इन पर्टिकुलर, जिसने काफ़ी शानदार रिटर्न जनरेट किए पिछले 1 साल में? देखिए, जनरली तो हमारा भी यही मानना है कि मोटा मोटी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए पूरी स्पेस, ग्रोथ वगैरह स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। जैसे अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स हैं, जैसे कुछ पॉकेट्स में प्राइसेस थोड़े एबनॉर्मल हो गए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि जिस टाइप की ग्रोथ प्लानिंग है ज़्यादातर कंपनीज जो आउटलुक दे रही हैं, उसको अगर आप देख के चले तो मुझे कोई मटेरियल स्लो डाउन अभी भी विजिबल नहीं है रियल एस्टेट में। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल तो एटलीस्ट आपको लगातार ज़्यादातर कंपनीज बेटर रिजल्ट्स ही पोस्ट करेंगी। कुछ पॉकेट्स में जो टॉप एंड नेम्स हैं वहाँ शायद वैल्यूएशन थोड़ा-सा अग्रेसिव हो, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग केयरफुल हो रहे हैं। बट सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो जिस टाइप की ग्रोथ कंपनी ने पिछले कुछ साल में जमा की है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे जिस टाइप की ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं, प्लस इसके बियॉन्ड भी जो उनकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगले 2-3 साल काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आनी चाहिए। लगभग अभी भी कंपनी 10,000 करोड़ के सेल्स की टारगेट बना रही है 1 साल फॉरवर्ड में। तो मुझे लगता है ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रह सकती है, 50-60% जैसी टॉप लाइन सीएजीआर अगले 2-3 साल, और बॉटम लाइन में भी 80-90% जैसी सीएजीआर। तो अगर वो नंबर्स आते हैं जो आ जाने चाहिए, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है पोस्ट आईपीओ डेट वगैरह का। तो FY26 में लगभग 83, तो मुझे लगता है 20 के मल्टीपल पे भी नहीं है। और जिस टाइप की ग्रोथ है, अगर कंसिस्टेंटली कंपनी ये क्लॉक कर पाती है तो 30 तक का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है 2,200 रुपए तक के लक्ष्य इसमें आपको मिल जाए आने वाले समय में। ओके, तो सिग्नेचर ग्लोबल एक अच्छा एक्शन देखने को मिला, और आगे आउटलुक भी मजबूत ही है। जो मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है वो आउटलुक भी मजबूत, और जो हमारे फंडामेंटल जानकार कह रहे हैं वो भी आउटलुक मजबूत है। इस बीच राजेश पालविया को जोड़ लेते हैं कार्यक्रम में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय का ताज़ा ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून हर्ष साहब मैम। तो देखिए, पीएसयू बैंक पे फोकस है, और हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद यहाँ पे स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनाते हुए दिखा है। डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो आज एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे। बैंकिंग सेक्टर एक अच्छी तेजी यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ से अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे फ्यूचर बाय करने की सलाह बैंक ऑफ बड़ौदा में, और अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 254 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 242 के आसपास। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बैंक ऑफ बड़ौदा में बनती दिखाई दे रही है, और आज वैसे भी हमने देखा है पीएसयू बैंक्स में काफ़ी तगड़ा एक्शन देखने को मिला। एक बार दिखाइएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एसबीआई में करीब 3% तक के गेंस 804 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ, और बाकी कैनरा हो सभी काउंटर्स में एक अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया है। शिल्पा जी, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है इस समय लिया जा सकता है पीएसयू कंपनियों में, क्योंकि आज सुबह से ही अच्छी तेजी बनी है, और इस समय भी अगर आप देखिएगा निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स 3-3.25% ऊपर है। आप म्यूट पर हैं मैम।
सॉरी हर्षदा जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यस पीएसयू बैंक्स में एक मोमेंटम आना चालू हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, मुझे दोनों में अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देना है तो मेरे हिसाब से आप एसबीआई पे भी ध्यान दे सकते हैं। एसबीआई 800 के ऊपर आ गया है, यहाँ से 820 से लेके 840 इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। अगर ये सस्टेन होता है तो इसके बहुत अपसाइड के लेवल्स 900 तक भी ओपन हो जाएंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो यहाँ पे आप 780 के स्टॉप लॉस से एसबीआई में भी लॉन्ग जा सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो अक्टूबर सीरीज का 820 का कॉल ऑप्शन जो रफली 18-19 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 45 से लेके 60। ओके चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हर शुक्रवार को जेफरीज के एक रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर वो आती है। क्रिस वुड लिखते हैं उस रिपोर्ट को, जो काफ़ी पढ़ी जाती है। और इस बार उन्होंने लिखा है कि जो इक्विटी मार्केट्स हैं उसमें सबसे शानदार सितारा है भारत का, जहां एक बहुत शानदार बुल मार्केट चल रही है। तो क्या कहना है इस रिपोर्ट में, एक बार यतिन से समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जेफरीज की बात करें तो एक क्लियर मैसेज है इन्वेस्टर्स को उनके कि जो इंडियन मार्केट्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, सबसे टॉप रेटेड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है अगर आपको 5 से 10 साल के अवधि के हिसाब से निवेश करना हो तो। ऑब्वियसली अगर हम बात करें मार्केट्स की तो जो कॉर्पोरेट फंड रेजिंग है, अब कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टर इन्फ्लोज हैं डोमेस्टिक साइड से, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो, मैच कर रहे हैं। अभी जो फंड रेजिंग हो रही है कॉर्पोरेट साइड पे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आईपीओ ऑफरिंग्स। अगर हम आईपीओ ऑफरिंग्स की बात करें तो FY23 में लगभग 165 इशू हुए थे, FY24 में लगभग 250 इश्यूज़ हुए थे, और अभी तक पहले 6 महीनों में ही हमने लगभग 137 इश्यूज़ आईपीओ के जरिए आते हुए देखे, और ये नंबर बढ़ रहा है। तो शायद FY25 एक ऐसा साल हो जहां रिकॉर्ड आईपीओ ऑफरिंग्स आपको होती हुई नज़र पड़े। हमने देखा है पिछले दिनों प्रीमियर एनर्जीज और बजाज हाउसिंग जैसे काउंटर्स ने एक रिकॉर्ड कलेक्शन किया था, और कहीं ना कहीं इसको बाजार की बॉयंसी के हिसाब से भी आप देख पा रहे हैं। अगर हम इक्विटी फर्स्ट फंड रेज की बात करें, FY24 और 24 कैलेंडर ईयर की बात करें पर्टिकुलरली, तो लगभग 2/3 यानी लगभग 66-67% जो पेपर सप्लाई हुआ है वो प्रमोटर एग्जिट और प्राइवेट इक्विटी एग्जिट की वजह से हुआ है। इसका पार्शियल कारण ये भी है कि प्रमोटर्स अपनी बैलेंस शीट पर्सनल साइड पे मजबूत कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी लुक्रेटिव हैं। सिर्फ 18% जो है फंड रेज हो पाया है QIPs के ज़रिए, और 13% जो है IPO या रीट्स इशू के हिसाब से आता हुआ नज़र पड़ रहा है। और मज़े की बात यह है कि क्योंकि ये जो बाज़ार में इन्फ्लो है SIP का या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का, वो मैच हो रहा है इन सब सप्लाईज को मद्देनज़र रखते हुए, तो बाजार गिर नहीं रहा है। इनफैक्ट $5-6 बिलियन आपको एडिशनल इन्फ्लोज सारे के सारे ये प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी एग्जिट के बाद आपको एक्स्ट्रा कैश बाजार में लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से जेफरीज को लगता है मिड कैप्स महंगे हैं। 33 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, जो निफ्टी के मुकाबले 50% प्रीमियम से ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी का वैल्यूएशन केवल 21 टाइम फॉरवर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जेफरीज ने कोई भी वेटेज में इंडिया के बदलाव नहीं किया है, क्योंकि 10 से 12% नॉमिनल GDP ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण अगले 5 साल का रनवे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगले 5 सालों का रन रेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा पैसा उठाया जा रहा है, कई सारे फॉलो ऑन इश्यूज आ रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली IPOs की बहार है। उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय बाजार में चांदी ही चांदी है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट क्योंकि IPO मार्केट उस जेफरीज की रिपोर्ट में जिक्र हुआ है, IPO मार्केट की एक लंबी लिस्ट है, वो भी आपके सामने पेश करते हैं। जो हॉटेस्ट था ऑफ कोर्स बजाज हाउसिंग, और बहुत कम लोग के हाथ लगा वो इशू। हालांकि अब आपके लिए कई और ऐसे बड़े साइजेबल IPOs मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। उसी की एक पूरी डिटेल फहरिस्त दीपाली ने तैयार की है। दीपाली, अगर एक रफ आइडिया दे सके अगले 6 महीनों में किस तरह की फंड रेज IPO के जरिए होती हुई दिखाई देगी, और बिग टिकट साइज कौन कौन से IPOs रहेंगे? इनफैक्ट हर्षदा, वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो बजाज हाउसिंग IPO नाव में सवार नहीं हो सके, उनके लिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ 6 सेलेक्ट IPOs लेकर आए हैं जो कि साइज के हिसाब से काफी बड़े हैं और जिन पर नजरें होनी चाहिए। ऑल्दो FY25 में अब तक देखें तो पूरा ही जो प्राइमरी मार्केट है वो काफी रोबस्ट रहा है, और ज्यादातर इश्यूज में जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे ह्युंडई की। ह्युंडई मेजर अपने जो पेपर्स हैं वो फाइल कर चुका है सेबी में। अंदाजा है कि 25,000 करोड़ का ये IPO हो सकता है अगर अप्रूवल मिलता है, और ये
ये साइज होता है तो बाय ह्यूज मार्जिन्स ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। ऑल्दो ये आईपीओ कब आएगा इसकी टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है, रूमर्स ऑल्दो काफी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाय वॉल्यूम्स ये मारुति के बाद दूसरे सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल ओईएम है, तो Hyundai के आईपीओ पर डेफिनेटली नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ एक फ्रेश आईपीओ रहेगा स्विगी का। ऑल्दो हमने देखा है कि जो न्यू एज इकोनॉमी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके आईपीओज में काफी इंटरेस्ट रहा है, और अगर हम स्विगी की बात करें तो ऑनलाइन डिलीवरी मार्केट को लेकर तो रिसेंटली काफी रिपोर्ट्स भी आई हैं, एज इन बाय 2030 ये इंडस्ट्री $2 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स के बाद काफी इंटरेस्ट स्विगी में रहा है, और स्विगी के आईपीओ पेपर्स अभी फाइल नहीं हुए हैं, बट अंदाजा है कि 5,000 करोड़ के आसपास के आईपीओ हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि 3 अक्टूबर को कंपनी की ईजीएम है जिसमें इस पर अप्रूवल आ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग नाम है वो है हेक्सावे टेक्नोलॉजीज का। दरअसल कंपनी ऑलरेडी आईपीओ पेपर्स फाइल कर चुकी है 9,950 करोड़ के, और अगर ये अप्रूव हो जाता है आईपीओ तो ये आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा बाय साइज। इससे पहले सबसे बड़ा आईपीओ टीसीएस का आया था। इंपॉर्टेंट ये है कि हेक्सावेयर पहले डोमेस्टिक मार्केट्स में लिस्टेड थी, लेकिन जब कार्लाइल ग्रुप ने इसे एक्वायर किया था तभी डीलिस्ट हो गई थी, और अब आईपीओ आने के बाद इसकी डोमेस्टिक मार्केट्स में री एंट्री होगी। तो ये तो 3 नए आईपीओज हुए। इसके अलावा 3 ऐसे आईपीओज भी हैं जो कि पेरेंट कंपनीज की सब्सिडरी कंपनीज हैं, और खास बात यह है जैसे हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा कि शेयर होल्डर्स के लिए अलग से कैटेगरी रहती है जिसमें अलॉटमेंट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी जो सब्सिडरी कंपनीज के आईपीओ रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 नाम मैं रखना चाहूंगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसका जिक्र ऑलरेडी हम पिछले हफ्ते कर रहे थे, यहाँ पर सेबी में जो डीआरएचपी है वो फाइल कर दिया गया है। 10,000 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, और बाय साइज अगेन या इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। हालांकि अगेन यहाँ पर कोई ऑफर फॉर सेल नहीं होगी प्रमोटर एंटिटीज की तरफ से, जो होगा वो फ्रेश इशू होगा। क्विकली 2 और नाम, एक है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। एचडीएफसी बैंक फोकस में रहा है, और यहाँ भी जो आईपीओ है वो 2,500 करोड़ के साइज का हो सकता है फ्रेश ऑफर के हिसाब से, और माना यह जा रहा है कि जो वैल्यूएशन है इस आईपीओ की वो $7 to 8 बिलियन तक फेच कर सकती है। और लास्टली मैं क्विकली बताऊं वो है हीरो फिनकॉर्प, यानी जो फाइनेंशियल आर्म है हीरो मोटोकॉर्प की, इस पर नजर रहेंगी। 3,668 करोड़ का ये फ्रेश आईपीओ हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है 2,100 करोड़ के आसपास का। तो ये कुछ नाम जहां पर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा। ओके, चलिए फिर ये कुछ आईपीओज, बड़े वाले आईपीओ जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। मीनवाइल कुछ फ्लैशेस आपने स्क्रीन पर देखे थे वोडाफोन इंडिया की कॉन कॉल में से, अब देखते हैं उस पर कितना इम्पैक्ट मार्केट यहाँ पर लेकर आएगा। लेकिन एक काम करते हैं, 4 का चौका इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत जी से लेंगे। शिल्पा जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी सस्ता ऑप्शन वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि सस्ता ऑप्शन मुझे लगता है BEL पे ध्यान देना चाहिए। डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है, और BEL में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमने देख लिया है। यहाँ पे 280 पे अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है, 300 से लेके 330 इसके नेक्स्ट टारगेट्स बन रहे हैं अगेन। तो यहाँ पे 290 का ही कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज़ का जो ₹9.30 50 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹5 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 15 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है 18 से लेके 22 से 24 तक के भी आपके लेवल्स आ सकते हैं। ओके, तो BEL वो पहला कॉल 290 वाला कॉल आप लेकर चलेंगे। ₹9.35 पर इस समय है, और टारगेट 15 का दे रही हैं शिल्पा। राजेश सातपुते बताइए आपका FNO सुपरस्टार। हर्षदा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नजर आप रखे लुपिन पे। मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड यहाँ पे एक अच्छा स्विंग बन रहा है लुपिन में, जिसका टारगेट अगर आप देखें तो 2240 का होना चाहिए। 2220 पहला टारगेट होगा, वो सरपास होता है तो 2240। तो लुपिन मुझे लगता है इस लेवल पे बाय करेंगे। 2170 का वो ब्रेकआउट है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2155 का। कौन है? ओके, ल्यूपिन आपका ट्रेड है, जरा प्लीज़ एक बार ल्यूपिन रखिएगा। ये राजेश जी कोई कॉल लेंगे? अच्छा ठीक है, कॉल छोड़ते हैं सर। मानस आपका ट्रेड 4 का चमत्कार। देखिए HDFC लाइफ और SBI लाइफ के दोनों चार्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से SBI लाइफ बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। पिछला हाई इस बार निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर करंट लेवल्स पे SBI लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1894 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1965 तक के टारगेट पॉसिबल है SBI लाइफ में, ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो इसके ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। अक्टूबर मंथ का 1920 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 67 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें 49 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है।
और 110 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 1920 के अक्टूबर मंथ के कॉल ऑप्शन में SBI लाइफ के। चलिए, तो ये इस समय SBI लाइफ। शरद अवस्थी के पास चलते हैं। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा सामी होटल्स। रिसेंटली कंपनी का इशू आया था, लगभग 4,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्रोमिनेंट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अरेंजमेंट है इनके पास मैरियट, IHG और हयात के साथ। कंपनी आज के दिन देश की थर्ड लार्जेस्ट इन्वेंट्री होल्ड करती है होटल रूम्स की। लगभग 4,801 कीज हैं उनके पास, और आने वाले समय में भी करीब 116 नए रूम्स वो ऐड कर रहे हैं और 400 रूम्स को रिकवर इम्प्रूव कर रहे हैं रिपेयर वगैरह करके। तो ARRs में भी वहाँ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि अमॉन्ग्स्ट होटल स्टॉक्स, ये होटल स्टॉक में ग्रोथ काफ़ी अग्रेसिव रहेगी। पोस्ट IPO डेट रैशनलाइजेशन वगैरह भी डिसेंट हो गया है, तो ये ग्रोथ के साथ और जैसे जैसे एवरेज रूम रेंट वगैरह कंपनी रैशनलाइज करती है, पिछले 2-3 साल में भी जो कैपेक्स किया है, अब मार्च 23 में भी एक बड़ा उन्होंने एक्विजिशन किया था लगभग 1,000 रूम्स का। तो ये सब मिला के जो आने वाले समय में फर्क लगेगा, हमें लगता है कंपनी 50 से 55% जैसी ग्रोथ रजिस्टर करेगी, और 50 से 55% ग्रोथ रजिस्टर करेगी जो वन ऑफ द बेस्ट है विद इन द होटल स्पेस, जहाँ एवरेज में आपको 20-25% ग्रोथ दिख रही है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं, अभी कंपनी लगभग 15 टाइम EV/EBITDA ट्रेड कर रही है 1 साल फॉरवर्ड। मेरा ये मानना है कि 20-25 टाइम आसानी से मिल जाना चाहिए EV/EBITDA मल्टीपल, क्योंकि सिमिलर साइज के लेमंट्री वगैरह भी 20-25 का आइडिया 20-25 के मल्टीपल पे चल रहे हैं, शाले भी उसी टाइप के वैल्यूएशन पे है। तो 20 टाइम अगर कंजर्वेटिवली हम मान के चले तो 250-260 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से सामी होटल से काफी बढ़िया बढ़ने है। सामी होटल्स करीब 2% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। चलिए, सारे ट्रेड्स में आपके लिए फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने BEL वाले ट्रेड के साथ की थी। 290 का कॉल लेने की सलाह। 15, 18 और 24 के टारगेट्स रहेंगे। 5 का स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइएगा। ये शिल्पा जी का पिक है सस्ता ऑप्शन के तौर पर। राजेश सातपुते ने लुपिन के फ्यूचर्स में कॉल दिया है 2220 का टारगेट, और फिर ये 2240 तक जा सकता है। 2155 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। मानस को पसंद है चार्ट का चमत्कार है लाइफ। 1965 के टारगेट के लिए खरीदारी, 1894 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और सामी होटल्स अभी अभी शरत दे रहे हैं 260 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर तेज़ी की राय है 2% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। वोडाफोन आइडिया उस कॉन कॉल के बीच फिर थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ, लेकिन कंपनी बेसिकली यही कह रही है कि वो 35,000 करोड़ का फंड रेज के आखिरी स्टेजेस में होगा या नहीं होगा, देखना है। नहीं, और वो कोलैप्स होना शुरू हो गया वापस। आप देखिए, ये मुझे लग रहा है कि दिन के अंत तक शायद ये स्टॉक रेड में भी चला जाए। और जो ये चीज़ कह रहे हैं ना कि सरकार से कोई ठोस कदम की उम्मीद है, ये एक बहुत समा मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। देखिए हर्षदा, एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा केस हुआ था 2G स्कैम का, जी हाँ, जिसकी वजह से सरकार बदल गई थी। ठीक है, टेलीकॉम बहुत सेंसिटिव इशू होता है, और यहाँ पर भले ही गवर्नमेंट की अब ओनरशिप है वोडाफोन में, लेकिन गवर्नमेंट की ओनरशिप वोडाफोन आइडिया में इसलिए क्योंकि वो उनको करना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था उनको। तो इस पर मुझे लग रहा है कि ठोस कदम बस एक यही आ सकता है कि गवर्नमेंट कहे कि और इक्विटी ले लेते हैं हम। बाकी जो मार्केट में आजकल बज़ और र्यूमर घूमते रहते हैं ना कि एक ऑर्डिनेंस आएगा, प्लीज़ उस पर विश्वास ना करें। ये ऐसे इतना आसान नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाना, प्लस वो भी एक प्राइवेट कंपनी के लिए। ठीक है ना, ये मतलब BSNL MTNL तो आप सोच सकते थे कि सरकारी कंपनी को बचाना है। एग्जैक्टली इस केस में आप कह सकते हैं कि क्वासी सरकारी कंपनी है, लेकिन फिर भी वो मामला टिकेगा नहीं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और देखिए क्या हुआ, आज निकल करके आया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना, इतनी वार्निंग के बाद भी आज कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने सुबह खरीद लिया होगा कि नहीं अब खरीद लो, अब ये सब पचा लिया मार्केट ने, अब खरीद लीजिए। क्या हुआ, अगर आपने ले लिया 1190 पे या 1185 पे, 10% डाउन हो गए आप सीधा एक दिन में। और आज मार्केट ने मौका दिया था आपको, जो आप अगर FPO में लेके फंसे हुए थे और अगर आप नहीं बेच पाए थे, मार्केट ने मौका दिया था आज आपको। वो अच्छा मौका था एग्जिट करने का। और वो मुझे लग रहा है जो स्मार्ट लोग रहे होंगे ना, उन्होंने ले भी लिया होगा उस मौके को। लेकिन अब हुआ यही, इसका ऑफ डेज हाई फ्लैश कर दीजिए एक बार जरा राइट हैंड साइड पर, क्योंकि 3.6% देखने में लगा कि स्टॉक ऊपर है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। सुबह तो ये सर्किट पे था, उसके बाद 12% भी ऊपर हुआ था एक बार, और अब मेरे ख्याल से करीब 8 से 9% के करीब इंट्राडे में मेरे ख्याल से आई थिंक 8-9% करीब ये 10% गिर चुका है अपने डिहाई से, 10.5% ये डिहाई से गिर चुका है। और अगर आपने आज सुबह लिया है, गुड लक टू यू।
चलिए इसी मोड पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद यंग जनरेशन मांगे मोर, और यही बताएंगी हमारी न्यूबी कंचन ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और इस बीच कुछ कंजम्पशन स्पेंड्स की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो फेस्टिव सीजन के आने से वो स्पेंडिंग पैटर्न्स बदलते रहते हैं और अर्बन इंडिया यानी कि शहरी इलाकों में ये ट्रेंड में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कभी खाने पीने पर लोग जमकर खर्च किया करते थे, लेकिन आजकल कॉन्सर्ट्स हो, IPL हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो मेगा ट्रेंड हमने देखा था। तो बेसिकली ये एक्सपीरियंशियल जो खर्च है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसे इस सिलसिले में QSR स्टॉक्स का क्या होगा, CLSA ने इस पर रिपोर्ट निकाली है। कंचन हमारे साथ है इसी अपडेट के लिए। तो कंचन, टैगलाइन है जेनजी मांगे मोर, तो बताइए आप जैसे लोग क्या मांग रहे हैं आजकल? जी, मांगने से पहले मैं एक डेटा है जो शेयर करना चाहूँगी। टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी सबने पी होगी। बर्गर किंग के जो बर्गर्स है काफ़ी ज़्यादा फेमस है यूथ के बीच में, लेकिन जो इसकी ऑपरेटर कंपनी है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, पिछले 2 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया, यानी कि -12% के ये नेगेटिव रिटर्न में है। लेकिन अब इस पर्टिकुलरली स्टॉक के लिए एक उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि CLSA की रिपोर्ट आई है जहां पे इसने इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। और जो इसकी पीयर कंपनी है, जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड्स की या तो फिर जुबिलेंट फूड वर्क की, वहां पे जो रेटिंग है उसको घटा के अंडर परफॉर्म कर दिया है। तो ये उम्मीदें अब रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के लिए पॉजिटिव साइड में बनती हुई आ रही है। अब अगर हम बात करें जो हमारा कंजप्शन में एक हमें ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली हमने देखा, कल की अगर इनफैक्ट हम बात करें कि जैसे ही जो कोल्ड प्ले की टिकट लाइव हुई थी, तो जो बुक माई शो का ऐप है वो तुरंत विदिन अ मिनट वो क्रैश हो गया था, जिससे कि हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर जो क्रेज़ है वो इन सब चीज़ों को लेके बढ़ता जा रहा है। अगर हम बाकी कॉन्सर्ट की बात करें, जैसे कि दुआ लिपा, ब्रायन एडम्स, दिलजीत दोसांझ और साथ ही साथ कोल्ड प्ले, यहाँ पे भी जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बेसिकली इसके होने से हो क्या रहा है, जो अगर हम QSR सेगमेंट की बात करें या फिर FMCG कंपनीज की बात करें, जो उनकी कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं टेपिड होती जा रही है और उसके वो नंबर्स में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूथ की जो प्रेफरेंस है, पहले जिस टाइम पे खाली टाइम हुआ करता था या फिर किसी चीज़ के लिए अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए बाहर जाया करते थे, तो वो मैकडी, डोमिनोज, इन सब की ये सारी की सारी चीज़ें होती थी फर्स्ट प्रेफरेंस में। लेकिन अब वो प्रेफरेंस बदल गई है कॉन्सर्ट्स में, IPL में, वर्ल्ड कप में, और ऐसे ही जितने भी हमारे नई नई चीज़ें निकल के आ रही है, यानी कि पॉप स्टार्स में भी। अब अगर हम इसकी बात करें, जो 4 मेजर कॉन्सर्ट्स हैं आने वाले, उसकी टिकट साइज़ की अगर बात करें तो वो करीबन हो गई है 350 से लेकर 400 करोड़ की, जो कि दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा यूथ के अंदर इस चीज़ को लेके क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं जो QSR सेगमेंट है और FMCG सेक्टर है उसकी ग्रोथ में एक डेंट ज़रूर देखने को मिल रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली पिज़्ज़ा सेगमेंट की बात करें तो जोमेटो में तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट एट द सेम टाइम डोमिनोज और साथ ही साथ मैकडॉनल्ड्स में हमें ये पेस जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो QSR सेगमेंट की डिमांड धीमी और यहाँ पर कॉन्सर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। मैं एक शख्स को जानती हूँ जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे दिलजीत दोसांझ के टिकट्स पाने के लिए। आपको मैसेज आया था हमारे मित्र वीरू का? अच्छा, वीरू फाइनली मिली कि नहीं मिली? नहीं कहाँ पे हो रहा है? नहीं दिलजीत का? नहीं यहाँ दिल्ली में भी है ना, दिल्ली में भी है। हाँ, जवाहरलाल स्टेडियम में मेरे ख्याल से। अच्छा, आज सुबह एक मैसेज आया था कि एक इंसान को 20 टिकट मिल गई कोल्ड प्ले की और वो IPO फाइल कर रहे हैं। ऑलरेडी ग्रे मार्केट में प्रीमियम, ग्रे मार्केट में ऑलरेडी 300% का प्रीमियम है। ग्रे मार्केट में ऑलरेडी 300% का प्रीमियम है। और आज सुबह से एक रील घूम रही है कि जो एक उसके DY पाटिल स्टेडियम जो है उसके ठीक बगल में एक मैरियट होटल है कि अब उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि अब वहीं से आप देख पाएंगे। अब देखिए, ये होटल्स की खिड़कियां वगैरह ओपन नहीं हो सकती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ करने से पहले प्लीज़ सोच लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है, मैरियट मतलब होटल है तो प्रॉपर सब सेफ्टी वगैरह का जुगाड़ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस वो खिड़की खोली और एंजॉय कर। बट आई थिंक मैरिट सोल्ड आउट अनुज, क्योंकि कल मैं वो देख रही थी, कल ऑफ कोर्स होगा ही ना। जो लोग तुरंत होगा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो तुरंत एग्जैक्टली अगर लेंगे तो फिर वो उसको तो बुक करेंगे ही, तो ऑब्वियसली। खैर, लेकिन खैर ये सब चीज़ें। अच्छा, हमारे PCR में वैसे हैं 4 टिकटें,
जेन्युइन बायर की, वो वाया गोगो वाली नहीं, वो बस इट वाज जस्ट लक दैट फेवर्ड हर कि उनको मिल गई। एंड आई एम कंप्लीटली एनवियस, अगर वो बीच में किडनैप हो जाए तो मुझे मत ढूंढिएगा। मैं वैसे एक चीज़ बताऊं, वैसे मैं ये अब थोड़ा सा क्रेज चल रहा है, मैं लोगों को सिंपल बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप के टाइम पे भी यही हुआ था, और वर्ल्ड कप के टाइम पे भी यही हुआ था कि वो जो इंडिया पाकिस्तान की टिकट थी वो 2.5 लाख में बिकी थी, और उसके बाद जब मैच से पहले वो पूरी की पूरी सप्लाई मार्केट में आ गई थी, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, इसमें भी यही होगा, ठीक है। ये जो अभी 75 हज़ार की टिकट मिल रही है, अब जो लिस्टेड प्राइस है उस पर भले आप उस पर तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद क्लोजर टू द इवेंट ना मिल जाएगी। बहुत लोगों ने सिर्फ इसलिए बुक कर लिया कि उसके बाद उसको बेचना है इसके लिए, तो वो भी एक चीज़ है। मैं इनफैक्ट एक सुबह में डेटा पढ़ रही थी अनुज, इनफैक्ट 7 बजे के शो के ब्रेक के दौरान ही वो आशीष अखबार पढ़ रहे थे कि बेसिकली ये जो यंग कस्टमर्स है बिलो 40, उनका स्पेंडिंग पावर कितना खर्च हो रहा है, ये जो कंचन ने डेटा हमारे साथ शेयर किया है उसमें वो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है। लेकिन फटाफट से कार सेल्स के फिगर्स आपके सामने लेकर आते हैं, और ये सारी जो कार सेल्स है उसमें तो पिकअप देखने को मिला ही है, लेकिन अगर आप मर्सिडीज बेंज और BMW का डेटा देखें, मर्सिडीज बेंज ने स्पेसिफिकली कहा है कि कार प्राइसेस जो 1.5 करोड़ से ऊपर की थी, इनकी टोटल सेल्स में 25% का हिस्सा रखती हैं, जो पहले सिर्फ 15% का सेल हुआ करता था। ये 2022 की बात है, और आज 24 में 25% सेल्स इनकी बढ़ गई है। तो बेसिकली वो टॉप एंड व्हीकल सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। BMW भी कह रहा है कि हाई एंड से टोटल सेल्स का करीब 20% तक का हिस्सा निकल कर आ रहा है। तो कंजम्पशन पैटर्न्स काफ़ी तेज़ी से बदले हैं। अब इसमें कोई स्टॉक है जो बैठता है शरद जी? क्योंकि हमारे पास जो लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लार्जली अपने QSR सेगमेंट वाली कंपनियां हैं, कुछ भारतीय ऑटो कंपनियां हैं। बुक माई शो अगर लिस्टेड होता तो उसका स्टॉक आई एम श्योर अपर सर्किट पर होता या लोअर पर होता कल के एक्सपीरियंस के बाद। नहीं, मुझे लगता है डायरेक्टली तो आप रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं खोज पाएंगे, बट ये ऐसा ट्रेंड है जो मेरे हिसाब से आने वाले समय में चालू रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले की कंपैरिजन में अभी की जनरेशन ज़्यादा प्रॉस्परस हैं और बच्चों की कनेक्टिविटी वगैरह भी ज़्यादा है। जो नई जनरेशन है उनकी भी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, इंटरनेशनल कनेक्ट ज़्यादा है, उसमें इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुझे लगता है ये ग्रेजुअल ट्रेंड है, और आप अर्बनाइजेशन में भी लगातार इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में भी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो खाने पे खर्च तो एक लिमिट तक ही होता है, बाकी का जो एडिशनल स्पेंड है वो इन सब चीज़ों में ही होगा। तो मुझे लगता है टाइम टू टाइम आप लगातार ये जो अपग्रेडेशन है वो देखेंगे। जैसे पहले आप सिग्नेचर ग्लोबल से बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट में जो एक्सपेक्टेशन है वो एक अलग लेवल की है, अब सिर्फ एक मकान हो तो नहीं चलता एंसिलरी सर्विसेज के साथ। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड अब वही चीजें हैं कि एक हायर लेवल ऑफ सर्विस की एक्सपेक्टेशन है, नई जनरेशन की IT सेविनेस भी अलग है तो उनको वो भी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड आपको ये इम्प्रूवमेंट लगातार देखने मिलेगी। डायरेक्टली कोई चीज को, मेरे हिसाब से कोई भी चीज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ड है वहां आपको लगातार इम्प्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको वो रिस्क भी रहेगा, क्योंकि जो यंगर जनरेशन होती है उनकी चॉइसेस और ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती हैं, वो बहुत जल्दी शिफ्ट भी करते हैं चीजों को। तो जो पहले हमें रिटेल में रिस्क लगता था वो यहाँ भी दिखता है। जहाँ तक गाड़ियों वगैरह में बात है, मेरे हिसाब से ड्रिंकिंग एक अल्कोहल वाली जो अल्को बेवरेजेस कंपनी है, वहाँ सर्टेनली मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसकी तरफ रहना चाहिए, प्रीमियमाइजेशन की तरफ और ग्रोथ की तरफ। सिमिलरली गाड़ियों में भी मुझे लगता है धीरे धीरे मारुति 800 एक टाइम पे प्रीमियर कार होती थी हमारे यहाँ की, अभी तो उस ब्रांड की या उस लेवल की कोई कार है नहीं, सारी महंगी गाड़ियां। तो मुझे लगता है वो ग्रेजुअली आने वाले समय में ग्रेजुअली अपग्रेडेशन ही होगी हर तरीके से, क्योंकि अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम उसको काफी हद तक ड्राइव करेंगे। ओके, चलिए अब मैं एक स्टॉक की बात करूंगा। मैं इस स्टॉक को 2 दिन से इसकी बात कर रहा हूँ। एक बार आप लेकर आइए पहले इंटरडे चार्ट EMS का इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप जरा स्क्रीन पर, और ये देखिए आज फिर कहाँ खुले और कहाँ हम, ये एग्जैक्टली सेम चार्ट परसों का, फ्राइडे का था। फ्राइडे को भी यही हुआ था, कहाँ खुले थे डे हाई पर, उस पर कंटिन्यूसली लोअर 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 लोअर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट है। एक बार इसका कैंडल स्टिक चार्ट लेकर आइए जरा, जिसमें वॉल्यूम भी है। हर्षदा ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इसमें जो आप बड़ा ग्रीन बार देख रहे हैं ना, ये थर्सडे का बार है, जिसमें थर्सडे के बाद वो न्यूज़ आई थी, वो जो ऑर्डर वाली न्यूज़ आई थी। उससे पहले के बार देखिए आप, उससे पहले स्टॉक में कुछ भी नहीं है, लगातार स्टॉक गिर रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। उसके बाद अचानक थर्सडे को एक इतना बड़ा ग्रीन बार बनता है, और वॉल्यूम देखिए थर्सडे के एकदम से वॉल्यूम पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा। भाई ऑर्डर तो मार्केट क्लोज होने के बाद आया।
अब वो मार्केट क्लोज होने के बाद न्यूज़ आई, उसके बाद अगले दिन की कैंडल देखिए आप, खुले ऊपर लेकिन पूरी सेलिंग आ गई और ये आज की कैंडल बन रही है। वो जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आई थिंक वीरू को याद होगा, मैं फ्राइडे को भी ये चीज़ डिस्कस कर रहा था वीरू के साथ कि जहाँ पर भी इस तरीके की न्यूज़ आए उसमें आप हमेशा पहले देख लें कि प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन क्या था। वीरू हमारी बात हुई थी ये फ्राइडे को सुबह सुबह, और उस दिन का एक्शन देखिए और आज का एक्शन देखिए। और ये रिटेल के लिए थोड़ा सा एक कॉशन है कि आप थोड़ा सा सोच समझकर कोई भी न्यूज़ एनालाइज करें, थोड़ा सा सोच समझकर करें। जी हाँ, और अनुज उस दिन का जो हाई लगा था 20 सितंबर का, जब हमारी बात हो रही थी, ये वो था करीब 847 रुपये। तो वहाँ से सब्सटेंशियल डिप 801.90 और प्लेसमेंट खबर के बाद आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ एग्जिट मारना चाहिए, सब विवरण दिया था हमने 802 आपकी स्क्रीन पे। अब सप्लाई इसमें सिवियर डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके EMS लिमिटेड ट्रेड करता हुआ। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और करीब 54,097 पे निफ्टी बैंक और 25,923 पे मेरे ख्याल से आज के विशेषज्ञ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे कुछ देर में बातचीत। और निफ्टी एट डे हाई, अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और बैंक निफ्टी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अनुज बिल्कुल, चलिए तो प्रकाश दीवान के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। प्रकाश जी, सबसे पहले तो लास्ट में मोमेंट पर शो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि जो हमारे रेगुलर गेस्ट थे उन्होंने कैंसिल किया, तो हमने प्रकाश जी से रिक्वेस्ट की कि आ जाइए शो में, तो आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक निफ्टी में पिछले 3-4 दिनों में मैसिव मूव्स आ रहे हैं प्रकाश जी, खासतौर से ICICI बैंक और HDFC बैंक में। क्या लग रहा है, फाइनली प्राइवेट बैंकों में बाइंग शुरू हुई? गुड आफ्टरनून अनुज, और YouTube पे 50 लाख दर्शक बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, मुझे लगता है जो ये निफ्टी के बाद जो बैंक निफ्टी में अभी जो मूव दिख रहा है, दिस इज प्राइमरीली FI ड्रिवन। मतलब FIs को बैंकिंग और फाइनेंशियल्स डेफिनेटली पसंद आते हैं। वहां पे एक अंडर वैल्यूएशन या अंडर ओनरशिप का भी वो था एलिमेंट। जो IT से रोटेशन हुआ है, निकल के पैसा जो आ रहा है, वो मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक में आएगा। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो उसमें भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी तक जिसमें पार्टिसिपेशन नहीं आया है, उसमें एक्सिस और ICICI HDFC को चुने। तो HDFC ऑफ कोर्स हैज इट्स ओन, मतलब जिसको बोलते हैं ना, अपने उसके चाल चलने के अलग परिबल है। लेकिन मुझे लगता है ICICI बैंक बहुत ही स्ट्रांगली पॉइज्ड है यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देने का, क्योंकि एक कैचअप रैली की जरूरत है वहां पे, और वो जैसी आएगी आपको एक बहुत स्ट्रांग मूव दिखेगा। अब माहौल ऐसा है कि पैसे आएंगे और प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। ये नहीं मैं कह रहा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या HNI ट्रेडर्स से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। तो FIs का पैसा जैसे जैसे लागत बढ़ती जाएगी, ये थोड़े लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होगी, तो बैंक निफ्टी में खास करके ICICI बैंक को बहुत फायदा हो सकता है। बट बहुत ज्यादा एक जिसको कहते हैं ना, कोई फायरवर्क्स नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफी मूव उसमें भी बैंक्स में भी अपने बैंक निफ्टी में एटलीस्ट हमने देखा है पोजिशनली आ चुका है। बट यू विल स्टिल गेट सम इंक्रीमेंटल फ्लोज, और जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट कट की संभावना बढ़ती जाती है, हम नजदीक उस लेवल पे पहुंचेंगे, तो आई थिंक बैंक्स को भी एक री रेटिंग की जो काफी समय से जरूरत थी, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। HDFC बैंक पर आपसे फॉलोअप पूछना चाहती हूँ प्रकाश, क्योंकि ये काउंटर भी आप गौर करिएगा एब्सोल्युटली लैकलस्टर हो गया था, और वहाँ पर आज सुबह जैसे अनुज भी डेटा शेयर कर रहे कि 3,000 करोड़ तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग आती हुई दिखाई दी थी। एक और ट्रिगर इसके लिए वो उनकी NBFC जो HDB का IPO आने वाला है, क्या वहाँ उसके जरिए कुछ और वैल्यू अनलॉकिंग अगर होती है तो क्या ये सुर्खियों में नहीं रहेगा कुछ और समय के लिए? No, absolutely अच्छा। देखिए HDB फाइनेंशियल से जो ऑफ कोर्स वो एक कंपल्शन है, इनको निकलना है इसमें से आफ्टर दिस मर्जर। तो ये जो होने के बाद आपको लिक्विडिटी आएगी, उससे बैलेंस शीट डेफिनेटली इनकी स्ट्रांग होगी, तो कोई दो राय नहीं उसमें। लेकिन उसको अभी समय है, मतलब ये आज अप्रूवल आया है, अब ये पिछले अगले 6-12 महीने में कभी भी होगा। तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक में जो जिसको कहते हैं ना वीक एंड सब निकल चुके हैं, अब इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट जैसे आएगा तो बहुत बड़ी लगाम लगेगी उसमें। लेकिन उसको अभी समय है, क्योंकि वो उस टाइप की परफॉर्मेंस कौन से क्वार्टर में आती है, मेरे ख्याल से Q3 Q4 इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे, तो वहां हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल
जो एफडीज का या डिपॉजिट का जो कंपेटिटिव इंटेंसिटी जिस हिसाब से, उस लिहाज से देखें तो आईसीआईसीआई बैंक के जो रेशोज हैं, जो एलडीआर सीडीआर, वो सारे फेवरेबल दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक विल ऑफ कोर्स डू वेल, बट आईसीआईसीआई बैंक उससे तेज रफ्तार से आपको अगले 3-6 महीने में एक मूव दिखा सकता है। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ एरिया स्टूडियोज से। पिछले 3-4 दिन में ऑटो में फिर एक हरकत आई है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति एमएनएम में मूव स्ट्रॉन्ग है। बजाज ऑटो की तो खैर कहने ही नहीं कुछ, क्या कहें उसके बारे में, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, शार्प स्विंग। हीरो मोटर कॉर्प कहीं ना कहीं उस डिफरेंशियल को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ को पूछने में है कि आप अशोक लेलैंड को कैसे ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त। मतलब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट चला, बट ये स्पेशली सितंबर इसको बिलोंग नहीं करता है, अनवाइंडिंग प्रेशर में रहा ये। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे आपका टेक इस वक्त? तो नमस्कार वीरू, देखिए पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की चाल में अपना दिन भर दिन, साल भर साल एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है। उसका रीजन है कि जो B2B बिजनेस कमर्शियल व्हीकल्स का रहता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं जो हाई ग्रोथ एरियाज आए, जो ट्रेडिशनली पहले हम लोग इतनी उस कैटेगरी पे इतना ज्यादा वो तवज्जो नहीं देते थे। फॉर एग्जाम्पल अब अशोक लेलैंड के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो जो डंपर्स टिपर्स वाला जो सेगमेंट है, जो MHCV वाला जो बोलते हैं हम लोग, वहां पे जो ऑर्डर बुकिंग है वो अलग टाइप की है, क्योंकि आप देख रहे हैं माइनिंग कंपनीज, पावर रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो माइनिंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है माइंस में, मेटल कंपनीज है, उनकी चाल जैसे जैसे आती है उसके लैग के साथ, एक 3-6 महीने का लैग जरूर रहता है, लेकिन आपको ये सारे प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखता है और वो दिखेगा। फिलहाल टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की जो सप्लाईज है, वहां पे अगर आप देखें तो इस टाइप की कोई रीस्टॉकिंग वाली चीज अभी शुरू नहीं हुई है, तो थोड़ा और समय लग सकता है। बट ऑफ कोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, अशोक लेलैंड का पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत इंप्रूवमेंट भी किया है जब नया मैनेजमेंट आने के बाद। बट इंटरेस्टिंग जो स्पेस मुझे समझ आई है वीरो, और हमने इसकी बात की थी मेरे ख्याल से 15 दिन पहले, वो है एस्कॉर्ट्स। फार्म इक्विपमेंट वाला जो सेक्टर है, और तब ऑफ कोर्स एक न्यूज थी कि एस्कॉर्ट्स अपना रेलवे का बिजनेस बेच रहा है और वो कुबोटा का जो फोकस है वो फार्म इक्विपमेंट पे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये दौर आपको और भी गहराता हुआ दिखेगा। एस्कॉर्ट्स की जो चाल शुरू हुई है, ये देखिए बजट के बाद से इसने अपने आप को एक रीसेट में देखा, ना सिर्फ पी मल्टीपल, बट आप ये देखिए उनकी जो गाइडेंस आ रही है, जो ग्राउंड से जो इंडिकेशन आ रहे हैं डीलरशिप्स के, बहुत समय बाद इस टाइप की इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है बिल्डअप होते हुए, और उसका फायदा एमएनएम को भी होगा। बट ऑफ कोर्स एमएनएम में पैसेंजर भी है, इलेक्ट्रिक है, काफी चीजें हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट मुझे लगता है स्कॉट्स कुबोटा जिन्होंने लिया है 3800 की जोन में, वो इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी भी ये 4600 4800 तक आराम से जा सकता है एज द नंबर्स कम आउट। तो इस पे फोकस करिए। तो इस क्षेत्र में ज्यादा दम है एज कम्पेयर टू द सीवी सेगमेंट जिसकी हमने पहले बात की। एक बार निफ्टी लेकर आइए 25,950 हर्ष था, तो वो जो 26,000 की हम बात कर रहे थे वो ऐसे ही होगा, 26,000 जो हिट होगा कि आप आज बंद हो जाएंगे 25,970 25,980 पर, और फिर कल एक गैप अप मिलेगा और उसमें हम शायद ऑल टाइम हाई हिट कर लेंगे। यही एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रही है। प्रकाश, अब जो लोग वोडा आइडिया में फंस चुके हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, और जो भारती में है या फिर जो बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स में है उनके लिए क्या मैसेज होगा? नहीं, आई लाइक दिस, जो आपने शुरुआत ही ऐसी की कि जो वोडाफोन पे फंस गए। अब देखिए ऐसा है कि वोडाफोन अब जिस भाव पे है, इस पे जो फेंट हार्टेड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो थोड़े भी वीक माइंडसेट वाले लोग हैं वो ले नहीं पाएंगे। उसका कारण है कि जो न्यूज फ्लो अगर यहाँ से पॉजिटिव आता है तो उस पर बहुत असर ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो बहुत ज्यादा असर हो जाएगी। तो मतलब नेगेटिव में आपको 1-1.5 रुपया घट जाएगा, पॉजिटिव में 40-50 पैसे बढ़ेगा। तो ये जो अपनी टास्क है सीढ़ियों से ऊपर जाना और एलिवेटर से नीचे आने वाली स्टेज पे, इसमें मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा, निवेशकों से ज्यादा यहाँ पैसा एफआईज का अब आएगा। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। पिछले जो 11 रुपए के एफपीओ में जो पार्टिसिपेशन था, उसमें एफआई पार्टिसिपेशन बहुत खास था नहीं। अब वो जब वापस आ रहे हैं तो उनको बड़ी लिक्विड कंपनीज चाहिए होंगी, और टेलीकॉम एज अ सेक्टर जो एलोकेशन है बहुत ही एफआईज का वीक है, भारती को छोड़ के मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा है नहीं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत वहां पे मोमेंटम लिक्विडिटी की वजह से आ जाए, बट फंडामेंटली इसको काफी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा बिजनेस साइड में।
और सब्सक्राइबर बेस मेंटेन करते हुए अपनी बैलेंस शीट को संवारना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारी अटकलें हैं, सरकार करेगी कि नहीं करेगी सपोर्ट, ये वो। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो निवेशकों को नए अगर लेना चाहे तो 2 साल के नजरिए से ले, और इस तैयारी से ले कि यहाँ से घटे तो और ऐड कर सके। एज ए डिस्क्लोजर, मेरे पास एक्सपोजर मेरे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक का है, तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि इसको नीचे के लेवल्स पे अगर ऐड कर सके तो ही लीजिए, अदरवाइज इसको छूइए नहीं, क्योंकि ये नीचे भी सरक सकता है, ऊपर जाने में समय लगा सकता है। ये बात हुई भारतीय एयरटेल की। इस बीच पीएनबी आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। कुछ देर पहले एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर राय बन रही थी। बाय द वे, आप ध्यान दीजिएगा, पीएनबी बैन में है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही कि कंपनी, ये बैंक दरअसल फंड रेज के लिए क्यूआईपी लेकर आ सकता है। यतन हमारे साथ है और सूत्रों के हवाले से जानकारी इनके हाथ लग रही है। यतन, बताइए क्या सुन रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून अर्शदा। देखिए, जो सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक किसी भी वक्त अपना क्यूआईपी लॉन्च कर सकती है। जानकारी के हिसाब से बैंक ने पूरी तैयारी, रोड शोज वगैरह कर ली हैं, तो 1 हफ्ते के भीतर किसी भी वक्त क्यूआईपी लॉन्च करने की योजना जो है पीएनबी ने बनाई है। एनेबलिंग रेजोल्यूशन लगभग 7,500 करोड़ का है, लेकिन बेस जो साइज़ है क्यूआईपी का ये 5,000 करोड़ तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 5,000 से 7,500 करोड़ तक के फंड रेज के लिए पीएनबी ने पूरी तैयारी कर ली है। इनफैक्ट हमको फीडबैक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये दे रहे हैं कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके साइड से कमिटमेंट और डिमांड काफ़ी तगड़ी है, जिसके कारण बहुत जल्द ये क्यूआईपी खोलने की योजना कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप आज का मुंह छोड़ दें तो जो सेमी फॉर्मूला बैठता है और जो डिस्काउंट बैठता है उस फ्लोर प्राइस पे, उसके हिसाब से 5 से 7% डिस्काउंट पे आपको ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और पीएनबी ऑल सेट है अपना क्यूआईपी लॉन्च करने के लिए, जिसका लगभग बेस 5,000 करोड़ हो सकता है और मैक्सिमम फंड रेज जो अप्रूवल मिला है इनको वो 7,500 करोड़ तक का हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमम 7,000 करोड़ तक का फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्यूआईपी के जरिए हफ्ते भर में दरअसल ये प्रोसेस लॉन्च होती हुई दिखाई दे सकती है। करीब 2 से 2.5% के गेन्स दिखने को मिल रहे हैं। वैसे भी पीएसयू बैंकों में आज खूब इंटरेस्ट लौटा है प्रकाश, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक 111 पर आपकी क्या राय रहेगी, स्पेशली इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट? अच्छा, तो देखिए, जब भी कोई बैंक अपनी बैलेंस शीट को इक्विटी के जरिए शोर अप करती है, यानी मजबूत बनाने की कोशिश करती है, उसके बाद उनके थोड़े रिटर्न रेशियोज सॉफ्ट रहते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप ऐसी चीज में हाथ डालें जिसमें ऑलरेडी कैपिटलाइजेशन हुआ है लेकिन ग्रोथ कायम करने की क्षमता ज्यादा है। तो उस लिहाज से अगर कैनरा बैंक देखें तो मुझे कई हद तक कैनरा बैंक पैरामीटर्स पे पॉजिटिव इसलिए लग रहा है कि जब डिविडेंड इन्होंने दिया था उसके बाद अगर आप देखें तो ये हार्डली मेरे ख्याल से करीब 5-6 रुपए कम होगा जब डिविडेंड बीच में जब अनाउंस हुआ उसके बाद। तो यहाँ कोई गिरावट इस टाइप की नहीं आई है, कोई वीकनेस में भी कुछ वो नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के इसका मूव बहुत स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिवर्सिफाइड ज्यादा है, तो पैसे की लागत लगनी नहीं है। तो पीएनबी इज गुड, नो डाउट, बट उसको पैसा आएगा, उसके बाद 6-8 महीने लगेंगे और एसेट बिल्डअप होने में, क्रेडिट ग्रोथ होने में, तो वहां पे थोड़ी सी मार्केट अगर हिलडुल जाती है तो आपको थोड़ा सा मार पड़ सकता है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए लंबी अवधि के लिए करते हैं, इसलिए उनको कोई 6-8 महीने से फर्क नहीं पड़ता, बट रिटेल निवेशकों को थोड़ा संभल के करना चाहिए। ओके, पीएनबी पे आपका टेक। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, सभी सेक्टर्स पे अपना कमेंट रखे। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आइए। इट्स 25,930 ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी बैंक करीब 54,048 पे। अनुज, एक बार और ये हफ्ता, ये दिन, कारोबारी हफ्ते का पहला दिन करिश्माई रहा, दोनों इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई पे। कल के लिए अप्रोच, ट्यूसडे के लिए क्या कैरी करें? दोनों निफ्टी कैरी करिए विदाउट एनी फियर। और देखिए, अगेन मार्केट लगातार आपको रिवॉर्ड कर रही है, तो कैरी करें अपनी पोजीशंस को। और देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जब ट्रेंडिंग सीरीज़ जो होती है ना, उस ट्रेंडिंग सीरीज़ में नॉर्मली एक्सपायरी हफ्ता बहुत बड़ा होता है, और ये मार्केट उन ट्रेडर्स को फ़ायदा दे रहा है जो अपनी पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्सपायरी वीक में एक बड़ी तेज़ी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। और मैं तो एक और चीज़ कहूँगा, इस समय पोजीशन को आपको हेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हेजिंग कॉस्ट बेकार ही होगी आपकी, उसका कुछ होगा नहीं। नहीं, क्योंकि अगर गैप अप हो गया तो बेकार में वो आपका ऑप्शन का वैल्यू कम होगा, और अगर हल्का सा भी गैप डाउन हुआ तो वो आपको मौका देगा एक्चुअली एवरेज करने का। क्योंकि मार्केट में अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब ये एक्सपायरी तक तो इस तरीके के शार्प मूव्स दिखाएगा, और मुझे तो लग रहा है कि 26,200 से 26,300 निफ्टी पर और 55,000 बैंक निफ्टी पर, जी हाँ 55,000
अभी हम 54,100 पर हैं, 55,000 पॉसिबल है बैंक निफ्टी पर जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। और एक चीज़, आज ICICI बैंक ने थोड़ा रेस्ट लिया है उस फ्राइडे के बड़े मूव के बाद, हो सकता है कल से ये भी वापस चलना शुरू कर दे। तो कुल मिलाकर लॉन्ग एंड शॉर्ट इसका यही रहेगा कि मार्केट में बने रहें, दोनों इंडिसेस में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करें। स्टे लॉन्ग और कल के लिए अपनी पोजीशंस को कैरी करें। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए अभी काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ब्रेथ और कल की BTST ट्रेड सब कुछ कैरी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी में जो है वो स्टॉक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ डीलर्स को लगता है कि 290-300 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। फिर से एक बार थोड़ा बहुत PSU डिफेंस स्टॉक्स में अट्रैक्शन दिख रहा है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से डीलर्स यहाँ BTST का ट्रेड सुझा रहे हैं। इसके अलावा ABFRL के बाद अब AB कैपिटल पे भी डीलर्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं। काफ़ी सारे HNIs डीलर्स के हिसाब से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ भी पोजिशनली 250 से लेकर 260 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। तो दोनों ही AB कैपिटल और BEL में डीलर्स की खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को आज। ओके, चलिए, तो ये इस समय डीलिंग रूम अपडेट। अब फटाफट BTST कॉल लेते हैं। शिल्पा जी, कल के लिए क्या कैरी करना है? जी अनुज जी, मुझे लगता है कि IRCTC पे ध्यान देना चाहिए। IRCTC भी काफ़ी दिनों के बाद 900 के ऊपर आया है, तो यहाँ पे 900 के स्टॉप लॉस से सितंबर फ्यूचर्स में आप IRCTC बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 925 से 930। IRCTC में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। गावा जी, आपका ट्रेड? गुड इवनिंग टू यू। मुझे पसंद है इस वक्त गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रेड कर रहा है 220 में, बहुत ही टाइट स्टॉप 218 का, सिर्फ 2 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 225 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, गेल आप पिक कर रहे हैं कल के लिए। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, M&M फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में खरीदारी करनी है क्योंकि स्टॉक ने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, 10-डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। तो आई थिंक M&M फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 326 के लगा के रखिए इस फ्यूचर में, 326 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 342 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं M&M फाइनेंस के फ्यूचर में। ओके, अमित सेठ, आपके रेडार में कौन सा स्टॉक? जी अनुज जी, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट कैरी करूंगा। यहाँ पे एक स्विंग ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है, स्टॉक काफी कंफर्टेबली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 11,850 का और टारगेट्स रहेंगे 12,300 रुपए की। पालवे जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? राजेश जी, आपका ऑडियो म्यूट पर है। जी, तो हर्षिता जी, मुझे लगता है M&M पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक में वीकली चार्ट पे जो फॉर्मेशन बने, हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर 3100 3120 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 3005 के आसपास। ओके, मैंने फ्यूचर्स बाय करना है आपका। अच्छा, राजेश सत्तू जी का चलता है। राजेश जी, आपका क्लोजिंग का ट्रेड बहुत ही उम्दा रहा। हालांकि ये कॉल CNBC आवाज़ पे 12 बजे भी गई थी। हीरो मोटर कॉप, इट्स नाउ 6200 ऑल टाइम हाई। आपका कल का ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरे लिए हाँ, मैं हीरो मोटर कॉप ही नहीं दिया था ना, इसीलिए आपको संबोधित कर रहा हूँ मैं। आपका कॉल नहीं वीरेंद्र जी, नहीं, हीरो मोटर कॉप मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैंने हीरो, माफ़ कीजिएगा, आप माफ़ कीजिएगा। हीरो अमित जी की कॉल थी, माफ़ कीजिएगा, मेरे लिखने में गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखे जाऊंगा, मुझे लगता है मॉर्निंग में मैंने इसको दिया था, लेकिन जिस तरह से ये इसका बिहेवियर है थ्रू आउट द डे, आई थिंक दिस इज अ गुड क्लोज। सो एस्ट्रल विल बी अ बाय। 1950 का स्टॉप लॉस रखे। इसका कल का टारगेट 2020 का होगा। चलिए, फिर BTST ट्रेड्स सारी इस समय केयरिंग पूरी हुई। एक बार अब बैन की बात कर लेते हैं, कहाँ स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ABFRL क्लियर कट कैंडिडेट बैन में जाने का, 119% पोजीशंस यहाँ पर, तो बैन में जाने की तैयारी। बंधन बैंक बैन में जा रहा है 103%। वोडा तो ऑलरेडी बैन में है, तो इसको आई थिंक कॉनकोर बैन में जा सकता है 99% पोजीशंस, और IDFC फर्स्ट बैंक 95% पोजीशंस यहाँ पर। बैन से बाहर क्या क्या आ सकता है? RBL बैंक 80% और आरती 82%। आई थिंक शायद एक
बॉर्डर लाइन के, सॉरी वोडा बैंड में नहीं है, लेकिन आज जाने की तैयारी कर रहा है इसके लिए। चलिए, तो वो स्टॉक्स आपके रेडार पर जो बैन में जा सकते हैं। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। आखिरी 7-8 मिनट का ट्रेड जो इस समय बचा है, NBFCs में थोड़ा सा एक्शन लौटा है, स्पेशली वो छोटी टिकट साइज वाली NBFCs मैं देख रही हूँ थोड़ी थोड़ी हरकत दिखा रहे हैं। मोस्ट ट्रेडेड इसमें ऑफ कोर्स आपका मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस रहते हैं। 1.5% के गेंस के साथ जो हम अगले हफ्ते कल के ट्रेडिंग सेशन में, बेग योर पार्डन, उतर रहे हैं। अमित जी, आपकी कॉल क्या रहेगी यहाँ पर, और मोमेंटम आएगा क्या, क्योंकि पिछले हफ्ते से थोड़ी थोड़ी करके इसमें खरीदारी लौटी है? जी, मुथूट फाइनेंस का अगर मैम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर रेस्ट करके आज एक अच्छा खासा ट्रैक्शन यहाँ पे दिखाया है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 2000 के स्टॉक के साथ इसे लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2075 एंड 2100। ओके, मुथूट फाइनेंस और ज़माना किस कदर शॉर्ट कवरिंग के लिए भाग रहा है, या फिर आप जो रोज़ स्टैट्स पे देखते हैं शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स, वो आप देखिए पिछले 3-4 दिन में क्या गजब शॉर्ट कवरिंग हुई है। आज भी शॉर्ट कवरिंग का पैमाना बहुत बड़ा रहा। एक बार स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, वो सारे सेक्टर्स जो कि सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके आए थे, जिसका जिक्र हमने करा भी, डिस्कशन कर रहे थे नजर में, जैसे फॉर इंस्टेंस केमिकल, आज कंप्लीट शॉर्ट कवरिंग की ग्रिप में गए। लॉन्ग सिर्फ 22 थे, सिर्फ लॉन्ग 22 थे, बट शॉर्ट कवरिंग देखिए 122 में। अभी ऐसा भी नहीं आई थिंक कि मैं कहूँ कि कंप्लीटली रोल ओवर्स पिकअप करना है, बस शॉर्ट कवरिंग देखिए आप 122, 4 में शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग मात्र 33 में। आइए नेक्स्ट स्लाइड में लॉन्ग्स कहाँ थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ग्लेनमार्क, अच्छा M&M में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ, DLF में, ICICI लोम्बार्ड, हीरो मोटोकॉर्प ऑल टाइम हाई, LNT में कई 3.25% का मूव, यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुए। सेकंड स्लाइड में आएगी आपकी शॉर्ट कवरिंग, जहाँ शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट था। इस क्रम में सबसे ऊपर है आई थिंक एस्कॉर्ट्स कुबोटा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, BHEL, यूनाइटेड स्पिरिट्स एट ऑल टाइम हाई अगेन। IEX भी मेरे ख्याल से, मैं अगर सही हूँ तो आज सुबह सुबह ये हेमांग जी की कॉल थी, मिड कैप फंडा, और या फिर उनका आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड। यस, ये आज अपने ऑलमोस्ट मार्च 2022 के बाद के हाईएस्ट क्रिस्टल पे क्लोज हो रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप में एलकेम, TCS, क्रॉम्पटन, इंडसइंड बैंक, DLF यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें था कॉनकोर, अरविंदो फार्मा, ग्रासिम, वोल्टास और इंडसइंड बैंक। ये वो कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग रही। एक बार जरा प्लीज़ अमित, आप शायद अपने ट्रेड को फिर हल्का सा एनालाइज कीजिए। माफ़ी चाहूँगा, मैं उस वक्त ये राजेश जी को आई थिंक संबोधित कर बैठा था मैं। 6208 जिसने आपके ट्रेड पे ट्रेड किया और गजब पैसा बना के गया, मतलब अभी कैरी करें ऐसे कल के लिए? जी वीरेंद्र जी, कैरी जरूर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। RSI कंफर्टेबली ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रैवल कर रहा है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। तो यहाँ पे तो अगर पोजिशनली देखा जाए तो काफी बड़े टारगेट्स अनफोल्ड करते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग स्टॉप लॉस 6140, 1% का हम ट्रेल कर लेते हैं, और टारगेट्स रिवाइज करके 6350 से 6400 तक के 2 से 3 दिनों के हम रख सकते हैं। ओके चलिए निफ्टी PSU बैंक देखते हैं एक बार जरा वापस जाने से पहले। और इस इंडेक्स का आज फ्रेश ब्रेकआउट है हर्षदा, और आज इसने एक चीज़ की है, आज इसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, इसका 52 वीक हाई लो की प्लेट लेकर आई है। इंडेक्स अभी भी अपने 52 वीक हाई से 15% नीचे है। मार्केट कहाँ का कहाँ चला गया, इंडेक्स अभी भी 15% नीचे है PSU बैंक का इंडेक्स, और ये आज 200 डे मूविंग एवरेज 6820 क्रॉस कर रहा है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज के लिए शायद ये एक सेशन रहेगा। मानस, कोई PSU बैंक कैरी करना चाहेंगे क्या आप? तो देखिए क्लियरली कैनरा बैंक को कैरी करेंगे। यहाँ पर पैटर्न्स काफी अच्छे बन रहे हैं। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन टेक्निकली है। 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है स्टॉक ने, तो इसको कैरी करेंगे 107 रुपए के स्टॉप लॉस से 115 रुपए के टारगेट के लिए। 115 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट कैनरा बैंक का जिक्र मेरे ख्याल में यहाँ पर प्रकाश दीवान भी कर रहे थे। एक बार लिस्ट लेकर आएंगे वो PSU बैंकों की, क्योंकि मैं उसी पर नज़र डाल रही थी। ये छोटे टिकट साइज़ के बैंक, चाहे वो यूको हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो,
उनमें बड़ा एक्शन देखने को मिला है, 5 से 8% तक के गेंस। लेकिन कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एसबीआई में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बनती दिखाई दी है। एसबीआई इनफैक्ट ये आई थिंक शिल्पा जी ने भी पिक करके दिया था, और बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे भी पालविया साहब की पिक है। तो ये पूरे का पूरा पैक, जहाँ पर अनुज भी मेंशन कर रहे हैं, एक एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज, जिस तरह की पोजीशन देखने को मिल रही है, और क्या अब ये संकेत है कि यहाँ से अब इनकी रैली की शुरुआत हो रही है? क्या वो सिग्नल पढ़ना ठीक है? आई थिंक सो, बिकॉज बहुत टाइम से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। और देखिए ये PSUs में आई थिंक काफ़ी समय से करेक्शन चल रही थी। आज आप थोड़ा देखेंगे पिछले 2-3 दिन से ओवरऑल भी अब जैसे PSU बैंक हो गया, एक PSE इंडेक्स है निफ्टी का, एक बार वो PSE इंडेक्स देखिए फॉर एग्जांपल, ये CPSE इंडेक्स देखिए, दोनों में से कोई भी देखिए। ये देखिए PSE इंडेक्स है आज का, यहाँ पर भी करीब करीब 1.8% की रैली है। तो इन जनरल ना एक सेंस बन रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि PSUs में ओवरऑल शायद कुछ ना कुछ बॉटम बना है। ठीक है, तो ये एक आपको संकेत दे रहा है कि मार्केट चल रहा है। अच्छा, निफ्टी ऑलरेडी अब जिस तरीके के लेवल्स पे क्लोज हो रहा है, हायर लेवल्स पर इसको कोई ना कोई सेक्टर रोटेशन होता रहेगा। हालांकि PSU बैंकों का इंडेक्स में वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक SBI है, लेकिन फिर भी 26,000 के लेवल पर आप एक कंफर्ट ढूंढना चाहते हैं। वो कंफर्ट आपको कहाँ मिल रहा है इस समय? बैंकों में, ना सिर्फ लार्ज प्राइवेट बैंक बल्कि लार्ज PSU बैंक, क्योंकि ये एक स्पेस है जहाँ अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। HDFC बैंक देख लीजिए 2 दिन से किस तरीके के मूव्स दिखा रहा है। तो आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक, आज आई थिंक हमने फ्राइडे को स्पॉट लाइट मिला, आज सुबह भी मेरा मन था स्पॉट लाइट में लेने का, लेकिन खैर लिया नहीं उसको। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर क्लियर कट ट्रैक्शन है और थोड़ा सा फॉलो थ्रू जो है अब PSU बैंकों में भी आ रहा है। SBI का जो इलेक्शन वर्डिक्ट वाले दिन का हाई था वो 904 रुपये था, आज हमने 800 क्रॉस किया है। मतलब आप इमेजिन करिए कि इसको 52 वीक हाई पे जाने के लिए भी 12% की रैली की ज़रूरत है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक को जरूरी है कि 52 वीक हाई पे जाना, ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मार्केट इस तरीके का है जहाँ पर ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स वो जा रहे हैं अपने 52 वीक हाई की तरफ। तो वाई नॉट SBI एज वेल। इनफैक्ट एक SBI पे टेक ले लेते हैं। गाबा सर, SBI पे कोई टेक, उसके बाद क्लोजिंग पर आएंगे। बिल्कुल, SBI मेरे पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बाय पोजीशंस है SBI में। सबसे पहले वो डिस्क्लोजर, मुझे लगता है ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो। बाउंस हुआ है 200 मूविंग एवरेज के आसपास, करीब 9 ट्रेडिंग सेशंस यहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो सेटअप के हिसाब से ऊपर जाना है तो जाना यहीं से। कहां तक जाएगा? अभी ट्रेड कर रहा है 800 SBI, पॉसिबल है कि 840, 850, 860 एक जोन है, वहां तक जा सकता है। मैं फिर डिस्क्लोज करूंगा, ये मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है SBI। ओके, चलिए अब वॉल पे जाते हैं क्लोजिंग के लिए। उससे पहले एक बार एक स्टॉक और दिखा दीजिए मुझे, HFCL। मैं क्यों इसका जिक्र बार बार मतलब आज कर रहा हूँ? नॉर्मली मैं, आपने देखा होगा मैं कैश के स्टॉक्स बहुत कम चूज़ करता हूँ हमेशा, लेकिन जैसे मैंने EMS की बात की थी, ऐसे ही अब मैं एक बार HFCL एक बार स्क्रीन पर रखिए, सिर्फ चार्ट रखिए उसका इंट्राडे पे, और वो देखिए किस तरीके के मूव्स दिखा रहा है। वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए फिर से कि कहाँ पर न्यूज़ आती है और क्या उसके बाद अगर स्टॉक इस तरीके से बिहेव करता है, सेम जैसे EMS खुला, EMS भी खुला आज सुबह के उस न्यूज़ के बाद वो ऊपर खुला और कोलैप्स हुआ, डील ऊपर बंद हुआ। सेम विद HFCL। रैली कल हुई होगी या फ्राइडे को हुई होगी, और उसके बाद आज थैंक यू सो मच कर दिया कि चलो ठीक है। तो खैर ये थोड़ा सा लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कौन सी न्यूज़ कब आ रही है, उसको भी देखना जरूरी है। चलिए अब आते हैं एक बार ज़रा अब निफ्टी की क्लोज पर, और निफ्टी की क्लोज अच्छी थी, ऑल टाइम हाई पर क्लोज 25,930। बैंक निफ्टी लाइफ में पहली बार 54,000 के ऊपर बंद होता हुआ। निफ्टी IT में आज प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ये कारण था कि निफ्टी उतना नहीं चला जितना कि बैंक बाकी के इंडिसेस चले। मिड कैप करीब 0.8% ऊपर था, स्मॉल कैप पूरा 1% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार था, 1577 वर्सेस 919। क्विकली सेक्टोरल ब्रेड देखेंगे जहां पर आपको नजर आएगा कि मोस्टली सेक्टर्स ग्रीन में थे एक्सेप्ट निफ्टी IT, और सबसे ज़्यादा जो मोमेंटम था वो रियल एस्टेट इंडेक्स में था, ऑयल एंड गैस इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, और PSU बैंक्स और PSE इंडेक्स। यहाँ पर शानदार मूव्स इस समय दिखाई देंगे आपको। निफ्टी का हीट मैप ले आइए अब जरा और देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि क्लोजिंग बेल बजी, बजाज ऑटो, M&M, ONGC, हीरो, SBI, कोटक, HDFC लाइफ, इन सब में तेज़ी थी, और आयशर मोटर्स और ICICI बैंक में हल्की सी गिरावट थी। जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल। एक ट्रेंडिंग सत्र और पिछले हफ्ते की जो तेज़ी थी वो हमने आगे बढ़ाई ही है। 26,000 से हल्के नीचे 25,928 के आसपास वो क्लोज आता हुआ, और निफ्टी बैंक में भी आज हमने देखा है एक अच्छा जोर देखने को मिला। चलिए इसी के साथ अब आप सभी से इजाज़त लेंगे एक स्ट्रॉन्गर नोट पर। इंडेक्स जाकर टिकता हुआ
चारों ही इंडाइसेस या फिर आप सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप्स ऊंचाई पर ही आज क्लोज दिखा रहे हैं वीरू। बिल्कुल शानदार क्लोज, ऑल टाइम हाई पे दोनों ही इंडेक्सेस। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। मेरी अनुज, हर्षता, नीरज और आशीष की सारे समीकरण, संकेत और स्ट्रेटजीज देखे। तब तक के लिए नमस्कार।